दोस्तों, आज मैं नई नोवेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सपोर्ट जरूर दिखाना। डार्क नाइट कैसल के बाहर हत्या के नारे लगने लगे और अंततः टॉरेंट सेना और डार्क नाइट किंग की सेना के बीच लड़ाई शुरू हो गई। गू यू छाया में छिप गया और पूरे रास्ते चुपके से चला गया। उसने चुपचाप काली ज्वाला द्वारा संरक्षित 3 छिपे हुए खंभों को पार कर लिया, जालों से बच निकला, तंत्रों को निष्क्रिय कर दिया तथा काली रोशनी से घिरे एक रत्न को अपनी जेब में डाल लिया। इस समय पूरा महल हिंसक रूप से हिल गया। अंधेरी रात का राजा अपनी गहरी नींद से जागा, दहाड़ा और अपने बड़े हाथ से गू यू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। गू यू उदासीन दिख रहा था। वह चकमा दे रहा था, अचेत हो गया था, चुरा घोंपा, लकवाग्रस्त हो गया था, पीठ में चुरा घोंपा जोर से मारा और भाग गया। जब डार्क नाइट किंग अपने चक्कर से जागा और उसने अपनी अजेय डार्क नाइट को छोड़ा, तब तक गू यू पहले ही जा चुका था। ऑफलाइन गू यू गेम केबिन से बाहर चला गया, आराम से पैर फैलाए, कुशलता से इंस्टेंट नूडल्स की एक बाल्टी भिगोई और पूरी तरह से भीगने का इंतजार किए बिना उसे बड़े चाव से खाने लगा। 3 महीने पहले खेल कृति फायर ऑफ सिविलाइजेशन का आंतरिक परीक्षण शुरू हुआ था और आज इसका आखिरी दिन है। खेल की दुनिया में अनगिनत जातियां और सभ्यताएं हैं, जिनमें तकनीक, खेती, महाशक्तियां शामिल हैं। सभ्यताओं का टकराव शानदार और खूनी है। दुनिया भर में 10 लाख बीटा परीक्षण खिलाड़ियों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, नायक और प्रभु। अधिकांश लोग नायक खिलाड़ी हैं जो स्वतंत्रतापूर्वक साहसिक कार्य कर सकते हैं, राक्षसों से लड़ने के लिए टीम बना सकते हैं तथा लड़ने के लिए सैनिकों को किराए पर ले सकते हैं। केवल कुछ ही लोग लॉर्ड खिलाड़ी बन सकते हैं, महल बना सकते हैं, क्षेत्र विकसित कर सकते हैं, सेना बना सकते हैं और जातीय युद्ध छेड़ सकते हैं। यदि आप एक शहर का निर्माण करना चाहते हैं और स्वामी बनना चाहते हैं, तो आपको सभ्यता की आग के बीज प्राप्त करने होंगे, जो बहुत कठिन है। एक तरीका यह है कि सभ्यता से संबंधित बड़ी मात्रा में जानकारी अपलोड की जाए, मान्यता प्राप्त की जाए और सभ्यता की चिंगारी से पुरस्कृत किया जाए। तथाकथित सभ्यता संबंधी जानकारी प्रौद्योगिकी, किंवदंतियां, संस्कृति या यहां तक कि कल्पना और गल्प भी हो सकती है। जब तक यह एक संपूर्ण प्रणाली बनाने के लिए पर्याप्त है, तब तक इसे प्रभावी माना जाएगा, भले ही इसे प्राप्त किया जा सके या नहीं। डुप्लीकेट अपलोड की गई सभ्यता संबंधी जानकारी अमान्य होगी तथा सिस्टम द्वारा केवल प्रथम अपलोडर को ही मान्यता दी जाएगी। यह विधि समय लेने वाली और श्रमसाध्य है और सफल नहीं भी हो सकती। इसलिए अधिकांश लोग जो महान खिलाड़ी बन सकते हैं, वे दूसरी विधि अपनाते हैं। सभ्यता को लूटो, चाहे वह मानव जाति हो या अन्य जातियां। जब तक आप सभ्यता की आग के पर्याप्त टुकड़े लूट सकते हैं, आप उन्हें सभ्यता की पूरी आग में मिला सकते हैं। बेशक अगर आप दूसरों को लूटते हैं तो हो सकता है कि दूसरे भी आपको लूटें। वास्तव में शक्तिशाली प्रभु खिलाड़ियों को बड़ी ताकतों और बड़े वित्तीय समूहों का समर्थन प्राप्त है। गू यू के पास न तो पैसा था और न ही शक्ति, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से नायक बनने पर ध्यान केंद्रित किया और चोर का पेशा चुना, जो एक आशाजनक पेशा था। उनमें स्वाभाविक दृढ़ता है। वह एक साधारण चोर को एक राजा की तरह अंधेरे में बड़ी ताकतों के बीच घूमते हुए और दूसरों का फायदा उठाते हुए एक मास्टर बनने के लिए प्रशिक्षित करने में कामयाब रहे। इस बार की तरह वो समूह की टॉरेंट जनजाति ने डार्क नाइट कबीले के खिलाफ एक सभ्य युद्ध शुरू किया। हालांकि उसने डार्क नाइट कबीले के अंधेरे खजाने हॉट ऑफ डार्क नाइट को जब्त करने का अवसर लिया। खैर, मैं फिर से युद्ध से कुछ पैसे कमा सकता हूं। गू यू अपने जीवन के अगले कदम के बारे में सोच रहा है। अचानक भूकंप आया और पूरी दुनिया हिलने लगी। भूकंप। गू यू जल्दी से लड़खड़ाते हुए खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। वह ये देखकर हैरान रह गया कि आकाश में एक विशाल भंवर उभर आया है, मानो कोई विशाल राक्षस अपना मुंह खोलकर सब कुछ निगल रहा हो। तुरंत गू यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है और उसका शरीर अनायास ही भंवर की ओर उड़ गया। जैसे ही वह अंदर खींचा गया, उसके शरीर पर अचानक एक काली रोशनी प्रकट हुई। अगले दिन दुनिया भर के मीडिया आउटलेट इस खबर को रिपोर्ट कर रहे थे। एक रहस्यमय छेद प्रकट हो गया, लाखों बीटा परीक्षक गायब हो गए और गेमिंग कंपनी वीरान हो गई। अल्पविराम। विशाल एवं असीम भूमि के ऊपर अंतहीन अराजक ऊर्जा व्याप्त है। अचानक एक आकृति हवा से उभरी, चीख रही थी और जमीन पर गिरने ही वाली थी। लेकिन अचानक एक अंतरिक्ष दरार प्रकट हुई, एक लाइट सेबर की तरह, जो नवागंतुक को 2 टुकड़ों में काटने की कोशिश कर रही थी। गू यू ने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक अंधेरी शक्ति अचानक उसके शरीर से बाहर निकल आएगी और उसकी जान बचाएगी। फिर वह फंस गया। हाँ, जिंदा फंस गया। अंतरिक्ष दरार उसे 2 भागों में विभाजित करने वाली थी, लेकिन अंधेरी शक्ति ने उसके शरीर की मरम्मत कर दी और वह अंतरिक्ष दरार को निगलना चाहती थी। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध की स्थिति थी, जिससे युद्ध के मैदान में मौजूद गू यू के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। सौभाग्य से वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और उसकी नसें हीरे की तरह मजबूत थीं। वह इस शैतानी यातना से बचने में कामयाब रहा।
जब गू यू को अपने शरीर में मौजूद अंधेरी शक्ति का एहसास हुआ तो अंततः उसे इस शक्ति के स्रोत का पता चल गया। अंधेरी रात का दिल, वह नहीं जानता था कि खेल से जो खजाना उसने जीता था वह अचानक उसके शरीर में क्यों प्रकट हो गया। लेकिन अब जब यह मेरे हाथ में है तो मैं इसे कतई नहीं छोड़ सकता। इसलिए गू यू ने अपनी पूरी ताकत इसमें लगा दी और डार्क नाइट के हॉट द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने अपनी मानसिक शक्ति को जोड़ा और अंतरिक्ष दरार को एक साथ निगल लिया। ऐसा लगता है कि इस उत्तेजक व्यवहार से यहाँ के नियम कायदे नाराज हो गए हैं। उसके चारों ओर एक के बाद एक दरारें उभरने लगी जो उसे लगभग एक कोकून में लपेटने लगी थी। गू यू के पास मौत के कगार पर संघर्ष करते हुए अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़कर खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंधकार की शक्ति और अंतरिक्ष की शक्ति एक दूसरे से टकराए और उमड़ती हुई ऊर्जा उसके शरीर में विलीन हो गई। अनजाने में गू यू के शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। अज्ञात समय के बाद सभी अंतरिक्ष दरारें गायब हो गईं, काली रोशनी भी पूरी तरह से गायब हो गई और गू यू अंततः अपने नितंब पर उतरा। ये रहा बिखरा हुआ आकाश भूमि। फायर ऑफ सिविलाइजेशन गेम के खिलाड़ी के रूप में गू यू ने इसे एक नज़र में पहचान लिया। ये खेल की दुनिया में टूटा हुआ आकाश भूमि होना चाहिए। फायर ऑफ सिविलाइजेशन की दुनिया बेहद विशाल है। आंतरिक बीटा परीक्षण के दौरान 3 क्षेत्र खोले गए: बिखरा हुआ आकाश भूमि, अराजकता वन और गिरता हुआ सितारा दलदल। बिखरा हुआ आकाश भूमि अंतरिक्ष दरारों से भरा है जो बिना किसी नियमित पैटर्न के समय समय पर प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं। बाहरी इलाकों में तो ये ठीक है, लेकिन अधिक गहराई में जाना लगभग जीवन के लिए खतरा बन जाने वाली स्थिति है। गू यू ने एक बार बचाव अभियान चलाया और टूटे हुए आकाश की भूमि में गहराई तक चला गया। अप्रत्याशित रूप से एक देव स्तर के चोर के रूप में अपने कौशल के साथ भी वह कई बार मर गया। बड़ा नुकसान, लेकिन उस अनुभव ने गू यू को टूटे हुए आकाश की भूमि की गहरी छाप छोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार वर्महोल उसे यहां गिरा देगा। डिंग, ये पता चला है कि खिलाड़ी सफलतापूर्वक सभ्यता की आग की दुनिया में उतर गया है। खेल इंटरफेस अब आधिकारिक रूप से सक्रिय हो गया है। जैसे ही संकेत सुनाई दिया, गू यू के दृष्टि क्षेत्र में एक परिचित गेम इंटरफेस बार प्रकट हुआ। गू यू काफी देर तक खेल इंटरफेस को देखता रहा, फिर वह भीड़ की घबराहट से शांत हुआ। क्या उससे अधिक बदकिस्मत कोई हो सकता है? जैसे ही वह उतरा, वो लगभग मारा गया। यदि वह वास्तव में अंतरिक्ष दरार से कट गया होता तो गेम इंटरफेस शायद प्रकट नहीं होता। मुझे नहीं पता कि यह कब से अटका हुआ है और कितने खिलाड़ी इस खेल की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। क्या वह शुरू से ही पीछे नहीं रह गया था? गू यू तुरंत उस अवस्था में आ गया और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने लगा। गेम इंटरफेस बार में 4 विकल्प हैं, जिनमें हीरो, आइटम, चैट और लेनदेन शामिल हैं। गू यू ने सबसे पहले हीरो पेज खोला और वह केवल अपना अवतार ही देख सका। गू यू, डार्क स्काई मानव काला लोहा स्तर 1। जन्मजात क्षमताएं: अंधकार के प्रति आकर्षण, अंतरिक्ष के प्रति आकर्षण। विशेषता: छिपाव, छिपकर रहना। गू यू बहुत कम जानकारी देख पा रहा था, लेकिन इससे उसकी कुछ उलझनें पहले ही हल हो गई थीं। डार्क स्पेस ह्यूमन रेस: बड़ी मात्रा में डार्क पावर और स्पेस पावर को अवशोषित करने के बाद पैदा हुई एक नई जाति जिसमें अद्भुत प्रतिभाएं हैं। ये नोट देखकर गू यू ने चुपचाप सिर हिला दिया। ये हॉट ऑफ डार्क नाइट की गलती थी। फिर उसने अगली 2 प्रतिभाओं की जांच की। अंधकार की शक्ति के प्रति अत्यधिक आकर्षण, अंधकार से होने वाली क्षति को बहुत कम करना तथा अंधकार के आक्रमणों के प्रति एक निश्चित सीमा तक प्रतिरक्षित होना। अंतरिक्ष आत्मीयता: अंतरिक्ष की शक्ति के प्रति अत्यधिक आत्मीयता, अंतरिक्ष क्षति को बहुत कम करना तथा अंतरिक्ष हमलों के प्रति एक निश्चित सीमा तक प्रतिरक्षित होना। सभ्यता की आग की दुनिया के माप मानकों के अनुसार शक्ति स्तरों को ब्लैक आयरन, कांस्य, रजत, स्वर्ण, डार्क गोल्ड, डायमंड और लीजेंड में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक स्तर को 9 उप स्तरों में विभाजित किया गया है। गू यू की वर्तमान ताकत केवल ब्लैक आयरन के पहले स्तर पर है, लेकिन वह अंतरिक्ष दरारों के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे और कुछ छोटी दरारें उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थीं। यद्यपि उसके पास अंधकार के हृदय की ऊर्जा सुरक्षा नहीं थी, फिर भी वह विशाल अंतरिक्ष दरार का सीधे सामना नहीं कर सका। लेकिन टूटे आकाश की भूमि में उसकी जीवित रहने की क्षमता में काफी सुधार हुआ है। वह इतने लंबे समय तक फंसा रहा कि इसे उसके लिए एक वरदान ही माना जा सकता है। फिर गू यू ने फिर से इन्वेंटरी खोली। सूची में केवल एक ही वस्तु थी, जो कि काली भंवर थी। सभ्यता की आग: डार्क स्काई जनजाति। डार्क स्काई जनजाति का नेता बनने के लिए इसे प्रज्वलित किया जा सकता है। जाति के जन्मस्थान को स्थापित करने के लिए इसे रखा जा सकता है। नोट: डार्क नाइट का हृदय मानव जाति की मानसिक शक्ति और स्थानिक बल के साथ एकीकृत होने के बाद उत्परिवर्तित हुआ। गू यू काले भंवर की आभा को महसूस कर सकता था। इस समय यह बहुत कमजोर है और इसमें डार्क नाइट के हृदय की शक्ति और प्रभुत्व का अभाव है। ऐसा लगता है कि पिछले भक्षण और उत्परिवर्तन ने डार्क नाइट के हृदय की अधिकांश ऊर्जा को नष्ट कर दिया था। क्या मुझे सचमुच सभ्यता की आग की चिंगारी मिल गई है? खुशी इतनी अचानक आई कि गू यू अचंभित रह गया।
क्या मुझे साहसिक नायक बने रहना चाहिए या महल का सरदार बन जाना चाहिए? गु यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के बाद वाले विकल्प को चुना। सभ्यता की आग प्रज्वलित हो। गु यू ने अपनी मानसिक शक्ति को काले भंवर में इंजेक्ट किया और अपने दिल में चुपचाप पड़ा। सभ्यता की आग को प्रज्वलित करने की इस विधि को वह खेल में पहले भी जानता था और अब उसे अंततः इसे आजमाने का मौका मिला था। एक क्षण में काला भंवर तेज गति से घूमने और टिमटिमाने लगा। गु यू के मन में गहन नियमों की भावना उमड़ पड़ी, जो आत्मा की छाप की तरह स्पष्ट थी। तुरंत गु यू की भौहों के बीच धीरे धीरे एक काला भंवर पैटर्न उभर आया, जो अजीब और रहस्यमय लग रहा था। ये जाति का चिन्ह है। केवल कबीले के नेता की भौहों के बीच ये चिन्ह दिखाई देगा। गु यू की धारणा में काला भंवर अब धुंधला और मदराता हुआ नहीं था। इसके बजाय यह अत्यंत स्पष्ट और अंतरंग लगता है तथा रक्त संबंध का एहसास कराता है। गु यू तुरंत अपने चिंतन से जाग गया, उसका शरीर अचानक कांप उठा और वह वहीं गायब हो गया। कुछ ही क्षण बाद उसकी आकृति धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सभ्यता की आग प्रज्वलित करके उन्होंने एक शक्ति की विरासत प्राप्त की। छाया से बचो, अपने शरीर को छाया में छिपाओ, चारों ओर छिपने के लिए अंधेरे की शक्ति का उपयोग करो। ये क्षमता युद्ध प्रभावशीलता में सुधार नहीं करती है तथा एक बार जब ये दूसरों को ज्ञात हो जाती है तो इसे निशाना बनाना आसान हो जाता है। लेकिन गु यू के लिए ये वह क्षमता है जो उसके लिए सबसे उपयुक्त है। वह अच्छी तरह जानते थे कि एक अकेले रेंजर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात युद्ध क्षमता नहीं बल्कि जीवित रहने की क्षमता है। शैडो एस्केप में निपुणता प्राप्त करने के बाद गु यू के पास अब खुद की रक्षा करने और इस दुनिया में जीवित रहने का साधन है। खैर, शायद मैं कुछ और कर सकता हूँ। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, गु यू की हथेली पर तुरंत एक छोटा काला भंवर दिखाई दिया। भंवर के चारों ओर प्रकाश घूमता रहता था, मानो वह रहस्यमय शक्ति की परत में लिपटा हो। गु यू की आत्मा शुद्ध हो गई और उसकी सोच कई गुना अधिक सक्रिय हो गई। नीचे आओ मेरे महल। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सभ्यता की आग हल्की सी जमीन पर गिरी और तुरंत गायब हो गई। इसके तुरंत बाद उन्हें केंद्र मानकर 1 मील के दायरे में बड़ी मात्रा में अराजक कोहरा उमड़ पड़ा और यहाँ एकत्रित हो गया। उन्होंने यहाँ शहर बनाने का कारण ये चुना क्योंकि गु यू इतने लंबे समय से फंसा हुआ था कि आसपास की सभी अंतरिक्ष दरारें अवशोषित हो गई थीं, इसलिए यहाँ बहुत सुरक्षित था। इसके अलावा वह अब बहुत कमजोर है और टूटे आकाश की खतरनाक गहराई में धीरे धीरे खोज करने की क्षमता नहीं रखता है। किसी जाति के जन्मस्थान के निर्माण में कुछ समय लगता है। प्रतीक्षा करते समय गु यू ने चैट चैनल खोला। उन्होंने देखा कि चैट चैनल 3 विकल्पों में विभाजित था, विश्व, क्षेत्र और निकटवर्ती। आसपास का क्षेत्र गु यू पर केंद्रित है और 100 मील की परिधि में इस सीमा के भीतर के खिलाड़ी एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं। आसपास के चैनलों में सन्नाटा था और कोई भी नहीं बोला। गु यू ने पूछना चाहा, क्या कोई है? लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं बोला। उसने दूसरा संदेश भेजा, जल्दी आओ, यहाँ एक सोने का खजाना है। परिणामस्वरूप वहां अभी भी शांति थी। खैर, गु यू को यकीन था कि उसके 100 मील के दायरे में कोई अन्य जीवित व्यक्ति नहीं था। इसलिए उन्होंने फिर से वर्ल्ड चैनल खोला, लेकिन स्क्रीन पर बारिश जैसे संदेश आ रहे थे, जिसके कारण उन्होंने तुरंत चैनल छोड़ दिया। वहां एक ही समय में हजारों लोग बोल रहे होंगे। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग आ चुके हैं, लेकिन मैं कहाँ हूँ और मैं ही अकेला क्यों हूँ? क्या ये टूटे हुए आकाश की भूमि की गहराई में हो सकता है? ये भयानक विचार गु यू के दिमाग में कौन था और उसने तुरंत क्षेत्रीय चैनल चालू कर दिया। क्षेत्रीय चैनल, ब्रोकन स्काईलैंड के सभी खिलाड़ी यहाँ बात कर सकते हैं। इस बार अंततः स्थिति सामान्य हो गई थी और चैट चैनल बहुत जीवंत था। मुझे कौन बचा सकता है? हर जगह जगह दरारें हैं। मैं हिलने की हिम्मत नहीं कर सकता। हे भगवान, तुमने मुझे टूटे आकाश में क्यों उतारा? मैं फंस गया हूँ। अगर कोई दयालु भाई मुझे कुछ भोजन दे सके तो मैं खुद को उसे दे दूंगा। मर गए, सब मर गए, मेरे आसपास के सभी लोग मर गए, हाँ, तुम सब मरने वाले हो। अल्पविराम। गु यू को सहानुभूति महसूस हुई, ऐसा लग रहा था कि वह सबसे बदकिस्मत नहीं था। हालांकि ये खिलाड़ी खेल में सर्वशक्तिमान प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में उनमें से अधिकांश केवल ओटाकू हैं जिनके पास व्यायाम की कमी है। हालांकि कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग यहाँ के वातावरण के अनुकूल नहीं बन पाए हैं। बेशक ऐसे लोग भी हैं जो टूटे आकाश की भूमि में आरामदायक जीवन जीते हैं। ब्रोकन स्काई लैंड के खिलाड़ियों, युद्ध के मंदिर में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है। हमने सभ्यता की आग को प्रज्वलित कर दिया है। हमारी 8 जनजातियों की सभ्यता की आग ब्लैक आयरन के तीसरे स्तर तक पहुंच गई है और हम केवल ब्लैक आयरन के दूसरे स्तर से ऊपर के लोगों को ही स्वीकार करते हैं। हे भगवान, 8 जनजातियां वास्तव में बिखरी आकाश भूमि में नंबर 1 शक्ति हैं। वे केवल 7 दिनों में इतनी शक्तिशाली हो गई हैं। 8 जनजातियों को वो समूह का समर्थन प्राप्त है जिसकी पृष्ठभूमि तकनीकी है। ये सामान्य बात है कि सभ्यता की आग का प्रारंभिक स्तर ऊंचा है।
अल्पविराम वू ग्रुप 8 जनजातियां। जब उसने अचानक अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी का नाम देखा तो गू यू की आंखें सिकुड़ गईं। अप्रत्याशित रूप से टूटे हुए आकाश भूमि जैसे खतरनाक वातावरण में 8 जनजातियां वास्तव में फिर से एकत्र हुईं और सभ्यता की आग को प्रज्वलित किया। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कौन सी जाति बनाई, मानव जाति, टॉरेन या कोई और जाति। अतीत में गेमिंग की दुनिया में 8 कुलोग घमंडी और दबंग थे। उम्मीद है कि इस वास्तविक दुनिया में उन्हें पता होगा कि कहां पीछे हटना है। इसके अलावा गू यू को एक महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हुई। 7 दिन। पता चला कि वह अंतरिक्ष की दरार में फंस गया था और 7 दिन बीत चुके थे। इससे उन्हें दूसरों की तुलना में बहुत देर से शुरुआत करनी पड़ी और उनकी व्यक्तिगत ताकत ब्लैक आयरन के पहले स्तर पर ही बनी रही। मेरा अनुमान है कि कुछ लोग पहले ही ब्लैक आयरन के 7वें स्तर तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद गू यू ने कुछ देर तक चैट चैनल को देखा और पाया कि अधिकांश संदेश मदद और भर्ती के लिए अनुरोध थे और उनमें ज्यादा उपयोगी जानकारी नहीं थी। जहां तक ट्रेडिंग चैनल की बात है, वहां बहुत सारी आपूर्तियां और उपकरण थे, लेकिन गू यू ने बस एक नजर डाली और इसे बंद कर दिया। ये कुछ भी नहीं है, मेरे पास बस पैसे की कमी है और इसे देखकर मैं और परेशान हो जाऊंगा। धीरे धीरे उसे वर्तमान स्थिति का कुछ कुछ ज्ञान हो गया। सभी खिलाड़ियों को 3 बड़े क्षेत्रों में वितरित किया गया है। ये है बिखरी हुई आकाश भूमि, अराजकता वन और गिरता हुआ सितारा दलदल, जो मूल रूप से खेल की दुनिया में खोले गए थे। उनमें से बिखरी हुई आकाश भूमि के खिलाड़ी सबसे बुरे थे। सतह पर 8 सबसे मजबूत जनजातियों ने केवल ब्लैक आयरन लेवल 3 नस्लीय सभ्यता की स्थापना की थी। दूसरा है फॉलन स्टार स्वैम्प, जहां रहने का वातावरण भी कठोर है, लेकिन शेटेड स्काई लैंड से कहीं बेहतर है। इसके अलावा खिलाड़ी इससे अपेक्षाकृत परिचित हैं और कई प्रमुख ताकतें स्थापित हैं। सबसे अच्छा है अराजकता वन। वहां का प्राकृतिक वातावरण खतरनाक नहीं है, संसाधन अपेक्षाकृत प्रचुर हैं तथा वहां सबसे अधिक मानवीय भूमिकाएं हैं। उनमें से कैस फॉरेस्ट में पैथियन और फॉलन स्टार स्वैम्प में डायमंड ब्लेड सबसे शक्तिशाली हैं। मैंने सुना है कि वे खेल से खजाने भी लाए हैं और अब उन्होंने जो नस्लीय सभ्यता स्थापित की है उसका प्रचार होने वाला है। बेशक यहां ताकत और कमजोरी सभी खिलाड़ियों से संबंधित है। दरअसल इस दुनिया में स्थानीय शक्तियों की नज़र में आज की खिलाड़ी ताकतें सिर्फ घर खेलने वाले बच्चे हैं। मैं इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। सभी खिलाड़ी इस बात से भली भांति परिचित हैं, इसलिए वे अब कम प्रोफाइल रख रहे हैं और चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। गू यू जल्दी में नहीं था। उसके पास अपने फायदे थे और वह इस बार अकेला रेंजर नहीं था। उसकी आंखों के सामने एक प्राचीन और रहस्यमय सर्पिल आकार की इमारत जमीन से उभरी। डार्क स्काई सिटी, डार्क स्काई कबीले का जन्मस्थान। इस समय डार्क स्काई सिटी एक महल की तरह है जिसका क्षेत्रफल लगभग 1000 वर्ग मीटर है, जो 2 बास्केटबॉल कोर्ट के आकार का है। एक ही समय पर गू यू का गेम इंटरफेस बदल गया है। मूल 4 वस्तुओं के अलावा 2 और विकल्प हैं, जातीयता और शहर। जातीय समूह पृष्ठ पर गू यू जिस जातीय समूह से संबंधित है उसके बारे में जानकारी दर्ज की जाती है। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में उस पर 2 जातियां थीं, पृथ्वी जाति और डार्क स्पेस जाति मानव जाति। पृथ्वीवासी जनसंख्या 738 791। सभ्यता काला लोहा स्तर 7। जैसे ही गू यू ने डेटा देखा उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसके मन में पहले से ही इस बात का अनुमान था कि इस बार कितने लोगों को दूसरी दुनिया में ले जाया जाएगा, और इस संख्या ने उसके विचारों की पुष्टि कर दी। 1 मिलियन बीटा टेस्ट खिलाड़ी। 1 मिलियन। केवल 7 दिनों के बाद वहां केवल 700,000 लोग ही बचे तथा प्रतिदिन लगभग 40,000 मौतें हो रही थीं। हालांकि उन्हें शुरुआती दौर में मृत्यु दर अधिक होने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह 25% से अधिक होगी। उनका अनुमान था कि उनमें से आधे लोग शटेड स्काईलैंड में मर गए। गू यू का अनुमान सही था। ब्रोकन स्काईलैंड के प्राकृतिक खतरे और इस तथ्य के कारण कि अधिकांश खिलाड़ी इस स्थान से अपरिचित हैं, पिछले कुछ दिनों में यहां बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है। सौभाग्य से प्रारंभिक घबराहट के बाद अधिकांश लोग जो अभी जीवित हैं उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल खुद को ढाल लिया है और मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है। गू यू नीचे देखता रहा। डार्क स्काई कबीला। जनसंख्या 1। सभ्यता कांस्य 1। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डार्क स्काई कबीले का शुरुआती बिंदु इतना ऊंचा होगा और वे तुरंत कांस्य स्तर तक पहुंच गए। ये सोचना वास्तव में हास्यास्पद है कि 8 जनजातियों की सभ्यता की आग केवल ब्लैक आयरन के तीसरे स्तर पर है, फिर भी वे अहंकारपूर्वक दिखावा करने के लिए क्षेत्रीय चैनल पर जाने का साहस करते हैं। गू यू का मूड अचानक थोड़ा बेहतर हो गया और इसके बारे में सोचने के बाद ये बात समझ में आई। उस समय डार्क नाइट कबीला सोने के 7वें स्तर की एक शक्तिशाली जाति थी। डार्क नाइट का हृदय डार्क नाइट कबीले का सबसे बड़ा खजाना है। डार्क स्काई कबीले में स्थानिक प्रतिभाएं भी हैं, इसलिए भविष्य में विकास के लिए उनकी क्षमता निश्चित रूप से डार्क नाइट कबीले से अधिक होगी। अब गू यू पृथ्वी पर मानव जाति का एक अदृश्य सदस्य मात्र है।
लेकिन डार्क स्काई कबीले में वह कबीले का नेता है, एक निश्चित अज्ञात व्यक्ति। अकेले यही बात उन्हें अधिकांश खिलाड़ियों से आगे रखती है। अब चून की जन्मस्थान का निर्माण हो चुका है तो अगला कदम निश्चित रूप से निर्माण कार्य शुरू करना है। शहर का पृष्ठ खोलें। गु यू ने देखा कि वहां 8 छोटे विकल्प थे। वे हैं शहर, इमारतें, नायक, सेनाएं, भर्ती, कूटनीति, गोदाम और नक्शे। शहर पृष्ठ पर गु यू डार्क स्काई सिटी की जानकारी के बारे में जल्दी से जान सकता है। डार्क स्काई सिटी, डार्क स्काई कबीले का जन्मस्थान जो हर दिन 500 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल को परिवर्तित कर सकता है। सभ्यता की आग, कांस्य स्तर। शहरी जनसंख्या, एक व्यक्ति। इन्वेंटरी, जीवन सार की 5 इकाइयां, ऊर्जा क्रिस्टल की 1000 इकाइयां, लकड़ी की 10 इकाइयां, पत्थर की 10 इकाइयां। जन्म दे सकती है डार्क स्काई लोग। वे इमारतें जिनका निर्माण किया जा सकता है, दीवारें, मकान, प्रथम स्तरीय बैरक और कन्वर्टर। उच्च प्रारंभिक बिंदु अंतर पैदा करता है। जब शहर का निर्माण पहली बार हुआ था तो गोदाम में वास्तव में काफी संसाधन थे, इसलिए शुरुआत से शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा सोचने की क्या बात है। जनसंख्या प्राथमिक उत्पादक शक्ति है। बिना किसी कबीले के सदस्य के उसे अकेले कबीले का नेता बनाने का क्या मतलब है। अगर गु यू बच्चा चाहता है तो उसके पास 2 रास्ते हैं। एक है प्राकृतिक जन्म, दूसरा है ऊर्जा चालित जन्म। अब गु यू सिर्फ एक अकेला आदमी है। उसके पास चाहकर भी बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है, इसलिए वह सिर्फ नस्ल के जन्मस्थान के जरिए ही जनसंख्या पैदा कर सकता है। डार्क स्काई कबीले के एक सदस्य को 1 यूनिट जीवनसार और 50 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। डार्क स्काई कबीले के प्रथम स्तर के सैनिक शैडो थीफ को 2 यूनिट जीवनसार और 100 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। यहां प्रथम स्तर के बैरक शैडो हाउस के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है। डार्क स्काई कबीले के सदस्य को शैडो चोर में बदलने के लिए अतिरिक्त 1 यूनिट लाइफ एसेंस और 50 यूनिट एनर्जी क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। गु यू पहले से ही दूसरों से 7 दिन पीछे है और उसे जल्दी ही बराबरी करनी होगी। तार्किक रूप से कहें तो हमें पहले अधिक लोगों को तैयार करना चाहिए और उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। लेकिन उन्होंने हिचकिचाहट के कारण एक साथ 5 डार्क स्काई सदस्यों को जन्म देने का निर्णय नहीं लिया। भेड़ और भेड़िए में से गु यू ने निर्णायक रूप से भेड़िए को चुना। उन्होंने पहले स्तर के बैरक हाउस ऑफ शैडोज का निर्माण करने के लिए सबसे पहले 800 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल और 5 यूनिट लकड़ी का उपयोग किया। छाया का घर बहादुर और कुशल छाया चोरों को प्रशिक्षित कर सकता है। तब गु यू ने सेना का निर्माण शुरू करने के लिए जीवन सार की 4 इकाइयां और ऊर्जा क्रिस्टल की 200 इकाइयां खर्च की। शीघ्र ही तेज आंखों, फुर्तीले शरीर और कमर पर खंजर पहने 2 छाया चोर उसके सामने प्रकट हुए। इस बिंदु पर डार्क स्काई सिटी के सभी ऊर्जा क्रिस्टल नष्ट हो गए। गु यू को बिल्कुल भी दिल टूटने का एहसास नहीं हुआ। अपने दोनों अधीनस्थों को देखकर वह बहुत संतुष्ट हुआ। हाथ में बंदूक लेकर अन्न भंडार हर जगह मौजूद है। चलो शिकार पर चलें। गु यू ने अपना हाथ हिलाया और अपना साहसिक कार्य शुरू किया। अल्पविराम, अनुभव करना। अचानक सामने एक बाल के बराबर पतली सी दरार उभर आई। गु यू ने बिना पलक झपकाए उसका स्वागत किया, जैसे कि वह बिना किसी नुकसान के प्रकाश की किरण से होकर गुजर गया हो। उसके पीछे पीछे आ रहे 2 छाया चोर भी अंतरिक्ष दरार के अस्तित्व को नजरअंदाज करते हुए तेजी से गुजर गए। ये डार्क स्काई कबीले का अद्वितीय नस्लीय लाभ है, अंतरिक्ष के प्रति लगाव। वे अंतरिक्ष दरारों का तीव्रता से पता लगा सकते हैं और शीघ्रता से यह निर्धारित कर सकते हैं कि कोई खतरा है या नहीं। वे अभी जैसी छोटी छोटी दरारों से होने वाले नुकसान के प्रति पूरी तरह प्रतिरक्षित हैं। प्रथम स्तर के सैनिक शैडो थीफ की प्रारंभिक शक्ति ब्लैक आयरन के तीसरे स्तर का शिखर है। गु यू ने शैडो एस्केप में महारत हासिल करने के बाद उसकी ताकत ब्लैक आयरन के दूसरे स्तर तक पहुंच गई है, जो एक बड़ा अंतर है। लेकिन गु यू ने दोनों छाया चोरों को रास्ता तलाशने नहीं दिया, बल्कि खुद आगे चल दिया। हालांकि उसकी ताकत शून्य हो गई है, लेकिन गेमिंग की दुनिया में उसे जो अनुभव मिला है वह अभी भी मौजूद है। 2 नए खिलाड़ियों की तुलना में गु यू को लगता है कि उसे अपने असली कौशल दिखाने की जरूरत है। फुर्तीली चाल, सुंदर स्थिति और हर समय चुपके से काम करना, यह एक पाठ्यपुस्तक क्लासिक है। गु यू को अपने दिल में बहुत गर्व था और उसे यकीन था कि उसके पीछे शैडो 1 और शैडो 2 उसके उत्तम प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए होंगे। पीछे यंग यी और यंग एयर ने एक दूसरे को हैरान होकर देखा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कबीले का नेता दरवाजे के आसपास क्यों घूम रहा था और इतने लंबे समय से क्यों नहीं जा रहा था। हम शिकार पर जाने के लिए सहमत हुए, कितना समय हो गया है? चीफ, क्या आप हमें क्षेत्र में गश्त करने के लिए ले जा रहे हैं? यंग यी ने खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। चिंता मत करो, अगर पवित्र भूमि के 1 मील के भीतर कोई खतरा होगा तो हमें अलार्म मिल जाएगा। अब ये सुरक्षित है, युवा यंग एयर ने स्पष्ट रूप से कहा। तुम्हें क्या पता, मैं इलाके की खोज कर रहा हूं और डार्क स्काई सिटी के भविष्य के निर्माण की योजना बना रहा हूं। इस बार हमारा मिशन केवल शिकार करना नहीं है, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि खुफिया जानकारी जुटाना है।
गु यू का चेहरा काला पड़ गया और उसकी न्यायपूर्ण फटकार से उसके दोनों अधीनस्थों के सिर शर्म से झुक गए। चलो अब अलग हो जाओ और जो कुछ भी तुम्हें उपयोगी लगे उसे रिकॉर्ड कर लो। याद रखो, अगर तुम्हें कोई खतरा दिखे तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करो। छिपने में सावधानी बरतो, सुरक्षा पहले। गु यू ने कुत्ते को जाने देने का निर्णय लिया, लेकिन जाने से पहले कुछ निर्देश दिए। स्विश स्विश। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, छाया एक और छाया दो अंधेरे में गायब हो गए, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। अंधकार और अंतरिक्ष के प्रिय के रूप में शैडो थीफ शैडो एस्केप की जन्मजात क्षमता में भी निपुण है। हमें अपनी ताकत में तेजी से सुधार करना होगा, अन्यथा सैनिकों का नेतृत्व करना मुश्किल हो जाएगा। गु यू ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, फिर एक विचार के साथ नक्शा खोला। मूल रूप से गहरे रंग के छोटे मानचित्र पर दो प्रकाश बिंदु अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो आसपास के मानचित्र को प्रकाशित कर रहे हैं। दृश्यमान सीमा के भीतर दिखाई देने वाले किसी भी संसाधन बिंदु को चिन्हित किया जाएगा। ज्यादा तेज मत चलो, सुरक्षित रहो। गु यू चैट चैनल पर एक और अनुस्मारक देने से खुद को रोक नहीं सका। जब से उन्होंने डार्क स्काई सिटी की स्थापना की है, चैट चैनल में दो और विकल्प जोड़े गए हैं, जनजाति और सेना। कबीला सभी डार्क स्काई लोगों के बीच संचार का माध्यम है, जबकि टीम के गठन के बाद सैनिक उनके बीच संचार का माध्यम है। उन्होंने इसका प्रयास किया और पाया कि वे वास्तव में शैडो पायरेट से सीधे बात कर सकते हैं। छाया चोरों में भी सैन्य श्रेणी का इंटरफेस है, लेकिन इसमें केवल दो कार्य हैं, आइटम और चैट, जो आपूर्ति ले जाने और सूचनाओं का आदान प्रदान करने को सुविधाजनक बनाता है। बेशक केवल डार्क स्काई कबीले ही उनके चैट चैनल को देख सकते हैं, अन्य जातियां नहीं। अब गु यू आर्मी चैनल में है और यंग ये और यंगेर से बात कर रहा है। प्राप्त। यंग ने 1 सेकंड में उत्तर दिया। चिंता मत करो चीफ, ये यंगेर का जवाब था। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। गु यू को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन इस समय वह केवल अपने आदमियों की क्षमताओं पर भरोसा कर सकता था। मुखिया होने के नाते वह निश्चित रूप से अपने लोगों से पीछे नहीं रह सकते थे। गु यू ने अपनी गति तेज कर दी, रास्ते में सावधानी से आगे बढ़ रहा था और छाया से बच निकलने में उसकी दक्षता धीरे धीरे बढ़ रही थी। डार्क स्काई सिटी से करीब 2 किलोमीटर दूर उसे एक पहाड़ी मिली जो विशालकाय काले पेड़ों से ढकी हुई थी। यह अराजक कोहरे में छिपी हुई थी और अगर वह करीब नहीं जाता तो उसे ढूंढना मुश्किल होता। लकड़ी। गु यू खुश था। लकड़ी और पत्थर ऊर्जा खानों के अलावा सबसे बुनियादी संसाधन थे। लकड़ी के स्रोत के साथ डार्क स्काई सिटी का प्रारंभिक विकास बहुत सरल होगा। हालांकि वह इससे ज्यादा उत्साहित नहीं हुआ, बल्कि अधिक सावधानी से आगे बढ़ा। उनके अनुभव के आधार पर लकड़ी संसाधनों का इतना बड़ा क्षेत्र कुछ खतरों को छुपाने की संभावना है। गु यू को जल्दी नहीं थी। उसने पहाड़ी का चक्कर लगाया, थोड़ा थोड़ा करके देखा और आसपास के इलाके का पता लगाया। वहां कई जगह दरारें थीं जो उसे असहज महसूस करा रही थीं और उसने उन्हें एक एक करके लिख लिया। इस प्रक्रिया के दौरान अच्छी खबरें आती रहीं। यंगाई ने 200 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल, 10 यूनिट लकड़ी और 2 यूनिट कच्चा लोहा एकत्र किया। शैडो 2 ने 100 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल, 5 यूनिट पत्थर एकत्र किए और एक अज्ञात राक्षस का घोंसला खोजा। गु यू इतना डर गया कि उसने जल्दी से अपने 2 आदमियों को वापस बुलाया और उन्हें एक साथ इकट्ठा होने के लिए कहा। अगर वह राक्षस द्वारा मारा गया तो उसके पास रोने के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस समय उन्होंने पहाड़ के रक्षक को भी देखा, जो एक मजबूत नीला राक्षस था जिसके सिर पर गंजापन और आंखें भयंकर थीं। शून्य वक्र। गु यू ने एक नजर में ही इस प्राणी को पहचान लिया। ये शून्य ऊर्जा से पैदा हुआ एक छाया तत्व है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह टूटे हुए आकाश की भूमि में रह सकता है। सिस्टम की जानकारी ने भी इसकी पुष्टि की और वार्ड वॉकर को सटीक मूल्यांकन दिया। ब्लैक आयरन लेवल 6। सबसे बुरी बात यह है कि वहां एक नीला राक्षस नहीं, बल्कि उनका एक समूह है। गु यू ने उन्हें गिना और पाया कि वे 7 थे जिन्हें वह देख सकता था। अगर उसने छिपे हुए लोगों को भी शामिल किया तो उसने अनुमान लगाया कि कुल संख्या 10 से ज्यादा थी। घास की बहुत ज्यादा है। ये वह संख्या नहीं थी जिसे लकड़ी की खदान में तैनात किया जाना चाहिए। गु यू को लगभग संदेह हो गया कि वह भ्रम में था, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया और समाधान के बारे में सोचने लगा। यदि यह कोई अजीब राक्षस होता तो गु यू पीछे मुड़कर चला जाता और अल्पावधि में फिर कभी यहां आने की योजना नहीं बनाता। लेकिन यह नीला मोटा आदमी एक अलग मामला है। यद्यपि शून्य वॉकर मजबूत है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है और रक्षा भी मजबूत है, फिर भी उसकी आक्रमण शक्ति कम है और उसकी गति औसत है। यदि गु यू अब नीले मोटे आदमी से आमने सामने लड़ता तो वह निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता और थकावट से मर जाने पर भी वह जीत नहीं पाता। लेकिन 2 शक्तिशाली लड़ाकों के साथ 3 बनाम 1, गु यू को लगा कि उसके पास अभी भी दुश्मन को परास्त करने का मौका है। इसलिए यंग ई और यंग एयर के आने के बाद गु यू ने युद्ध की योजना बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्हें संख्या में पूर्ण लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक एक करके शून्य यात्रियों को बाहर निकालना होगा। ऐसा मत सोचो कि तुम अपनी गति पर भरोसा करके शून्य वॉकर को बाहर निकाल सकते हो।
इस नीले मोटे आदमी के पास एक स्वाभाविक रूप से ताना मारने वाला शरीर है। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो न केवल आप राक्षस को बाहर निकालने में विफल रहेंगे, बल्कि आप राक्षसों के समूह में फंस सकते हैं। इसलिए दुश्मन को लुभाने का महत्वपूर्ण कार्य केवल गु यू द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। वह हीरे की तरह कठोर नसों वाला व्यक्ति है और केवल उपहास उसके दिमाग को हिला नहीं सकता। फिर भौगोलिक लाभ वाले युद्ध क्षेत्र को चुनने का समय आता है। गु यू इसके लिए तैयार था। प्रारंभिक भू सर्वेक्षण के दौरान उसने एक उपयुक्त घाटी चुन ली थी। वहां घने पेड़ और जटिल भूभाग हैं, जो घात लगाने और हमला करने के लिए सबसे उपयुक्त है। युद्ध में आगे बढ़ना और चकमा देना भी सुविधाजनक है और आप हमला या बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा गु यू ने अपने आदमियों को गड्ढे खोदने और जाल बिछाने के लिए भी प्रेरित किया। अंत में उन्होंने रणनीति की व्यवस्था की और अपने दोनों अधीनस्थों को बार बार इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा पहले आती है और दुश्मन को मारना दूसरे स्थान पर आता है, और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि दुश्मन बिना किसी हताहत के मारा जाए। जब सब कुछ तैयार हो गया तो गु यू ने एक गहरी सांस ली और शून्य यात्री की मांद की ओर बढ़ गया। जंगल की अंधेरी छाया में कई नीले शून्य यात्री आलसी भाव से घूम रहे थे। हर जगह रहस्यमय और डरावनी अंतरिक्ष दरारें हैं। वर्षों से कोई भी वहां नहीं देखा गया है और लगभग किसी भी प्राकृतिक दुश्मन के बिना आरामदायक जीवन ने उन्हें अपनी सतर्कता खो दी है। अचानक सबसे बाहरी छोर पर खड़े एक शून्य यात्री ने दूर से एक हल्की सी आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा और अंधेरे में कुछ भी नहीं पाया, लेकिन वह स्थानिक बल के उतार चढ़ाव को हल्का सा महसूस कर सका। अंतरिक्ष दरार। वोइड वॉकर थोड़ा उलझन में था, लेकिन उसने जाकर जांच करने का फैसला किया। अगर घोंसले के पास कोई अंतरिक्ष दरार दिखाई देती तो वह अपने साथियों को सूचित कर देता ताकि गलती से उसमें टकराने और घायल होने से बचा जा सके। लेकिन जब वह पास पहुंचे तो उन्हें अंतरिक्ष दरार का अस्तित्व नहीं मिला और कुछ ही दूरी पर एक मामूली अंतरिक्ष उतार चढ़ाव था जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया। यह अंतरिक्ष दरार बहुत तेजी से बदल रही है। शून्य यात्री थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और धीरे धीरे नए स्थान की ओर बढ़ गया। लेकिन इससे पहले कि वह करीब पहुंच पाता, दूर से एक और असामान्य हलचल सुनाई दी। इस बार वोइड वॉकर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह वापस जाना चाहता था, लेकिन वह घोंसले से थोड़ी दूर था और नया असामान्य स्थान करीब था। छिपे हुए खतरों के बावजूद पहले घोंसले में वापस लौटें, अपने साथियों से मिलें और फिर दूसरी यात्रा करें। या फिर हमें और अधिक मेहनत करनी चाहिए और पहले आसपास की जांच करनी चाहिए, और फिर यदि कोई खतरा हो तो अपने साथियों को बुलाना चाहिए। शून्य यात्री ने बहुत देर तक सोचा, फिर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। बेशक वह कभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि यह हादसे के कारण था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अपनी रक्षात्मक क्षमताओं पर बहुत भरोसा था। यहां तक कि अगर खतरा भी था तो वह तब तक टिक सकता था जब तक उसके साथी उसे बचाने के लिए नहीं आ जाते। इस बार उसने अपनी गति बढ़ा दी और पहुंचने से पहले उसने एक काली छाया को चमकते हुए गुजरते और फिर दूर से प्रकट होते देखा। शून्य यात्री आक्रमण करने ही वाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रतिद्वंद्वी बहुत तेजी से भाग निकला और वह अवसर का लाभ उठाने में असफल रहा। हालांकि वह अपने साथियों से मदद मांगने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अभी अभी एक सरसरी नजर से ही उसने ये निर्धारित कर लिया था कि लक्ष्य कमजोर था और उससे उसे कोई खतरा नहीं हो सकता था। इसे भूल जाए, आइए हम थोड़ी मेहनत करें और इस घुसपैठिए को क्षेत्र से बाहर खदेड़ दें। कौन उसे सबसे मेहनती शून्य वॉकर बनाता है? तो शून्य वॉकर ने राहत महसूस की और इस साहसी आदमी को दूर भगाना जारी रखा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह अपने साथियों से दूर निकल गया और एक घाटी में पहुंच गया। जैसे ही वह काली छाया को जंगल से बाहर भगाने वाला था, वह अचानक रुक गई, मानो उसे जाने में बहुत आलस आ रहा हो। बिल्कुल सीमा के भीतर। शून्य यात्री प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत ही एक ताना मारने वाला कौशल जारी किया, जिससे वह प्रतिद्वंद्वी को अपने पास बुलाकर उसे मार डालना चाहता था। हालांकि सामने की काली छाया ने कुछ बार अपना शरीर हिलाया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ी। ये बहुत अपमानजनक है। शून्य यात्री क्रोधित हो गया और आगे बढ़ते हुए उसने अपना सबसे शक्तिशाली आक्रमण कौशल प्रयोग किया। भक्षण छाया। एक पल में प्रतिद्वंद्वी के शरीर से बहुत अधिक मात्रा में जीवन ऊर्जा खींची गई और उसके शरीर में डाल दी गई। आरामदायक एहसास ने शून्य वॉकर को लगभग कराहने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अगले ही पल जमीन पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया और वह एक कदम चूक गया और चीखते हुए नीचे गिर गया। शून्य वॉकर अचानक घबरा गया और उसने तुरंत अपने हस्ताक्षर कौशल में से एक को जारी किया, जिससे उसका पहले से ही मजबूत शरीर और भी मोटा हो गया। वास्तव में शून्य वॉकर को यह नहीं पता था कि गु यू भी इस समय बहुत घबराया हुआ था। शून्य वॉकर की भयावह छाया ने अभी अभी उसे लगभग सूखा ही कर दिया था। सौभाग्य से भक्षण छाया के हमले में अंधेरे शक्ति का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। हालांकि उनमें अंधकार से निकटता की जन्मजात क्षमता है और वे अंधकार में शक्तियों के हमलों के प्रति अत्यधिक प्रतिरक्षित हैं। इस प्रकार वे काफी हद तक क्षति की भरपाई कर देते हैं। अन्यथा ब्लैक आयरन लेवल 2 की अपनी ताकत के साथ वह शून्य वॉकर के घातक प्रहार का सामना करने में सक्षम नहीं होगा।
बहुत लापरवाह। गू यू घबरा गया। अगर शून्य वॉकर ने उसे फिर से मारा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन इस समय तीर डोरी पर था और उसे चलाना जरूरी था। जिस क्षण शून्य वॉकर ने जाल को चालू किया, शैडो 1 और शैडो 2 ने शैडो एस्केप लॉन्च किया और प्रतिद्वंद्वी के पीछे से मारा। सावधान रहो, अगर तुम उसे अपना अंतिम कदम उठाते हुए देखो तो तुरंत पीछे हट जाओ। गू यू ने तुरंत अपने आदमियों को चेतावनी दी, फिर अपना खंजर निकाला, दांत पीसते हुए युद्ध में शामिल हो गया। इस समय वोइड वॉकर हिल नहीं सकता और सिर्फ एक लक्ष्य है, उसे मारने का यही सबसे अच्छा समय है। लेकिन जैसे ही गू यू उसके पास पहुंचा, उसने दबाव में भारी वृद्धि महसूस की, जैसे कि अंतहीन अंधेरा उसके दिल पर दबाव डाल रहा था। अगर वह थोड़ा डरपोक होता तो शायद वह मुड़कर भाग जाता। लेकिन गू यू और उसका छाया चोर दोनों निडर थे। एक संक्षिप्त विराम के बाद वे सामान्य हो गए और शून्य वॉकर पर पागल हमले शुरू कर दिए। शैडो 1 और शैडो 2 के हमले तेज, भयंकर और सटीक थे और प्रत्येक प्रहार से वॉर्ड वॉकर को बहुत नुकसान पहुंचा। गू यू का हमला बहुत कमजोर था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। इस दुर्लभ अवसर का फायदा उठाते हुए उसने पिछले खेलों में सीखे गए सभी कौशल का उपयोग करने की कोशिश शुरू कर दी। रस निकालना, छुरा मारना, पीठ में छुरा मारना, भारी हमला, तिहरा छुरा मारना। हालांकि ये चालें, जिनमें उससे महारत हासिल थी, अब कोई विशेष प्रभाव पैदा नहीं कर सकती थीं और शून्य वॉकर को मारते समय केवल मामूली क्षति ही पहुंचा सकती थी। शून्य वॉकर ने अपनी विशाल भुजाओं को हताश होकर हिलाया, गू यू और अन्य लोगों को भगाया जैसे कि वह मक्खियों को भगा रहा हो। उसकी आक्रमण शक्ति कम है, लेकिन ये सापेक्ष भी है। चाहे वह कितनी भी कमजोर क्यों न हो, यह अभी भी मध्यम स्तर के ब्लैक आयरन की आक्रमण शक्ति है। गू यू और उसके दोस्त सभी निम्न स्तर के ब्लैक आयरन थे और वे शून्य वॉकर के हमले के सामने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सके। उनके भयंकर हमले के कारण शून्य यात्री का मोटा शरीर धीरे धीरे सिकुड़ गया और उसकी सांसें कमजोर हो गईं। अचानक शून्य वॉकर एक अगोचर क्षण के लिए रुक गया। दौड़ना। गू यू ने लगभग एक साथ चिल्लाया और भागने के लिए छाया से बचने का प्रयोग किया। यंगई ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके आदेशों का पालन किया और आपदा से बच निकली। लेकिन शैडो 2 थोड़ा धीमा था और उसे तुरंत ही शून्य वॉकर की भक्षण छाया ने मार डाला और वह बहुत कमजोर हो गया। इसके विपरीत शून्य वॉकर का शरीर, जो पहले थोड़ा पतला हो गया था, फिर से फूल गया और ड्रैगन की तरह मजबूत और शक्तिशाली हो गया। उस अंतराल का लाभ उठाते हुए उसने अपने हाथों से स्वयं को गहरे गड्ढे से बाहर धकेल दिया और पुनः स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। घास। गू यू अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने शून्य वॉकर के पीछे प्रकट होने के लिए एक छाया पलायन का उपयोग किया और हमेशा की तरह पीठ में छुरा घोंपने का प्रयोग किया। अप्रत्याशित रूप से इस हमले ने ऐसा चमत्कारी प्रभाव उत्पन्न किया। शून्य यात्री चिल्लाया, नीली रोशनी उसके शरीर में भर गई और उसका शरीर, जो अभी मोटा हो गया था, फिर से सिकुड़ गया। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ देर विराम भी लिया। छाया 1। गू यू चिल्लाया। यंग यी की उड़ती हुई किक जैसी की उम्मीद थी, उसने वॉइड वॉकर को पुनः गड्ढे में धकेल दिया। गिरने के बल और गड्ढे में लगे कांटों के कारण वॉइड वॉकर को बहुत नुकसान हुआ। इस समय कमजोर पैरों वाला श्रिम्प शैडो 2 अपने पैरों में दर्द की परवाह किए बिना वॉइड वॉकर की घेराबंदी में शामिल हो गया। शून्य यात्री ने दहाड़कर पुनः भागने का प्रयास किया, लेकिन इस बार मामला स्पष्टतः अलग था। जिस क्षण गू यू ने सफलतापूर्वक पीठ में छुरा घोंपा, उसके चरित्र की जानकारी में एक अतिरिक्त कौशल प्रकट हुआ। पीठ पर वार करना, लक्ष्य पर पीछे से वार करें, इससे क्षति दोगुनी हो जाएगी और थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाने का मौका भी मिलेगा। ऐसा होने की संभावना है और गू यू के लिए तो यह संभावना 50% से भी अधिक है। लगभग हर 2 हिट पर शून्य वॉकर एक बार ब्रेक हो जाएगा और पूरी तरह से निष्क्रिय अवस्था में चला जाएगा। गू यू को भी इसका एहसास हो गया और जब उसका शरीर नाचने लगा तो उसे कुछ हद तक महान चोट जैसी अनुभूति हुई। एक पल में ही उसे खेल की दुनिया और वास्तविक दुनिया के बीच एक संबंध मिल गया। लेकिन लड़ाई जारी रही और उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। जब शून्य वॉकर ने तीसरी बार भक्षण छाया को छोड़ा तो गू यू ने फिर से बढ़त ले ली और 1 सेकंड में चकमा देकर और सबसे खतरनाक क्षण से बचते हुए भाग गया। फिर वॉर्ड वॉकर गड्ढे से बाहर निकला और फिर वापस अंदर चला गया। उसकी चोटें फिर से बिगड़ गईं। जब उन्होंने चौथी बार डिवोरिंग शैडो को सक्रिय किया तो उनका दुर्भाग्य बहुत बुरा रहा, क्योंकि गू यू के पीठ पर वार के कारण उनका कौशल बाधित हो गया। और पांचवी बार कोई मौका नहीं होगा। गू यू के अंतिम पीठ वार प्रहार ने शून्य वॉकर की शेष बची जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया और उसे सफलतापूर्वक मार डाला। अगले ही क्षण नीली लाश से एक शानदार आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी, जो 3 चैनलों में विभाजित हो गई और गू यू और अन्य 2 के शरीर में प्रवेश कर गई। गू यू को अचानक ऐसा लगा जैसे उसने कोई टॉनिक की गोली खा ली हो। उसका कमजोर शरीर, जो टूटने की कगार पर था, तुरंत फिर से ताकत से भर गया।
वह अभी ब्लैक आयरन के दूसरे स्तर पर ही पहुंचा था, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के बाद उसकी ताकत ब्लैक आयरन के दूसरे स्तर के शुरुआती चरण से शिखर तक तेजी से बढ़ी और वह लगभग तीसरे स्तर तक पहुंच गया। सिर्फ वही नहीं, यंग यी और यंग एयर की ताकत भी बढ़ी। यंग एयर ब्लैक आयरन लेवल 3 के शिखर पर पहुंच गई, जबकि यंग यी ने लेवल 4 तक भी पहुंच बनाई। प्रगति के इस स्तर को कम मत समझिए, क्योंकि यह यंग यी की ताकत को दर्शाता है, जो आधिकारिक तौर पर ब्लैक आयरन के प्रारंभिक स्तर से ब्लैक आयरन के मध्यवर्ती स्तर में प्रवेश कर चुकी है। ब्लैक आयरन के छठे स्तर का शून्य वॉकर अप स्तर के मामले में यंग यी को दबा नहीं सकता। ताकत में सुधार के अलावा गु यू ने एक शून्य वॉकर की लाश भी प्राप्त की। चूंकि उसके पास कन्वर्टर बनाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने कचरे की परवाह नहीं की और उसे मौके पर ही एकत्र कर लिया, जिससे उसे 3 यूनिट जीवन सार प्राप्त हुआ। इससे गु यू ने फिर से शून्य वॉकर को लुभाने का विचार छोड़ दिया। उन्होंने यंग यी को निगरानी के लिए यहीं छोड़ दिया और यंग एयर के साथ डार्क स्काई सिटी की ओर वापस चले गए। इससे पहले शैडो 1 और शैडो 2 ने कुल 300 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल एकत्र किए थे और स्टॉक में 1 यूनिट जीवन सार था। अपने हाथों में जीवन सार की 3 इकाइयों के साथ उसने 2 और छाया चोरों की भर्ती की। गोदाम में अब ऊर्जा क्रिस्टल की 100 इकाइयां, लकड़ी की 15 इकाइयां, पत्थर की 15 इकाइयां और कच्चे लोहे की 2 इकाइयां बची हैं। संसाधनों की कमी ने विकास को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है। अब सैकड़ों हजारों खिलाड़ी गु यू से 7 दिन आगे हैं। इतने बड़े अंतर के साथ उसे और तेज होना होगा। गु यू ने अपनी सेना को फिर से विभाजित किया और नए भर्ती किए गए शैडो 4 को नक्शा खोलने दिया। उसने शैडो 2 और शैडो 3 को लिया और फिर से वॉर्ड वॉकर की खोह की ओर चल पड़ा। पहली बार नया लगता है, दूसरी बार जाना पहचाना लगता है। न केवल उसकी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ गई, बल्कि उसके पास एक अतिरिक्त सहायक भी था, इसलिए शून्य वॉकर को मारना बहुत तेज हो गया। दूसरे शून्य यात्री ने केवल 3 बार भक्षण छाया छोड़ा, उसके बाद उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई। गु यू की टीम को केवल यही कीमत चुकानी पड़ी कि यंग सान को एक बार आसानी से हरा दिया गया। लड़ाई के इस दौर के बाद गु यू आधिकारिक तौर पर ब्लैक आयरन लेवल 3 में आगे बढ़ गया और यंग एयर भी ब्लैक आयरन लेवल 4 में आगे बढ़ गया। शिकार टीम की समग्र ताकत में और सुधार हुआ और शैडो 4 भी अच्छी खबर लेकर आया और ऊर्जा क्रिस्टल की 100 यूनिटें एकत्रित की। लेकिन जब गु यू तीसरी बार राक्षसों को लुभाने गया तो शून्य वॉकर स्पष्ट रूप से सतर्क थे। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पहुंचकर आखिरकार उनमें से 2 को लुभाया। हाँ, ये मोटे ताजे लोग बहुत होशियार हैं और अब अकेले काम करने को तैयार नहीं हैं। गु यू के पास दुश्मन को क्षेत्र के भीतर तक ले जाने तथा यंगसी को तत्काल मदद के लिए बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 2 शून्य यात्री एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। अगर वे एक ही समय पर भक्षण करने वाली छाया छोड़ते हैं तो वे गु यू सहित सभी को तुरंत मार सकते हैं। क्योंकि यदि आप बिना किसी क्षति के दुश्मन को मारना चाहते हैं तो आपको कुछ वास्तविक कौशल दिखाना होगा। गु यू ने चाकू की नोक पर नाचना शुरू कर दिया, भक्षण छाया की चरम दूरी पर आगे पीछे चिढ़ाते हुए। शून्य यात्री वॉइड वॉकर जल्दी ही जाल में फंस गया और उसकी सारी कुशलताएं समाप्त हो गईं। इसलिए शिकार दल आगे बढ़ा और बलपूर्वक दोनों शून्य यात्रियों को अलग कर दिया। गु यू उनमें से एक को ले गया, जबकि यंग यी ने बाकी लोगों के साथ मिलकर गड्ढे में गिरे दूसरे व्यक्ति को घेर लिया और मार डाला। ये सरल लगता है, लेकिन व्यवहार में यह अत्यंत खतरनाक है। यदि गु यू ने समय रहते पुलिस को सूचित नहीं किया होता तो यंग यी और अन्य लोग शून्य वॉकर की भयावह छाया से बच नहीं पाते और बार बार उन पर प्रहार होता। जो पक्षी दूर ले जाया गया था वह अपने साथी की मदद के लिए पुकार सुनकर सब कुछ की परवाह किए बिना सहायता प्रदान करने के लिए वापस लौट आया। उसे रोकने के लिए गु यू को नीले मोटे आदमी के साथ करीबी मुकाबला करना पड़ा। परिणामस्वरूप वह नीले मोटे आदमी द्वारा चूसा गया था। सौभाग्य से उन्नयन के बाद उसकी शारीरिक स्थिति मजबूत हो गई और उसे फिर से चूसा नहीं गया। महत्वपूर्ण क्षण पर अंततः उसकी अचेत करने की कुशलता ने काम किया और शून्य वॉकर को बेहोश कर दिया। इस प्रकार उसने प्रतिद्वंद्वी को सफलतापूर्वक रोक दिया। 2 शून्य यात्रियों के मारे जाने के बाद गु यू की शिकार टीम के सभी 5 सदस्य कमजोर हो गए। यंग सी तो मरने की स्थिति में था। अगर यंग यी ने उसे रोका न होता तो वह मर चुका होता। हालांकि जोखिम तो बहुत है, लेकिन लाभ भी बहुत है। शिकार दल के सभी सदस्य ब्लैक आयरन के 4थे स्तर में प्रवेश कर चुके हैं और यंगई ने भी ब्लैक आयरन के 5वें स्तर में प्रवेश कर लिया है और उनकी समग्र शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई है। लगातार 4 साथियों को खोने के बाद शून्य यात्री फिर से 4-4 के समूहों में सुव्यवस्थित ढंग से निकल पड़े। इससे गु यू को बहुत दुख हुआ और उसे अपनी सेना को अस्थायी रूप से वापस बुलाना पड़ा तथा निराश होकर डार्क स्काई सिटी की ओर लौटना पड़ा। वह वॉइड वॉकर्स के 3 शवों को वापस ले आया तथा उनमें से किसी को भी मौके पर एकत्र नहीं किया। यद्यपि वहां कोई कन्वर्टर नहीं था, फिर भी उनके पास एक बेहतर समाधान था। ट्रेडिंग चैनल खोलते हुए गु यू ने ट्रेडिंग जानकारी की पंक्तियों को ध्यान से ब्राउज किया। जल्द ही उसे कुछ ऐसा मिला जिसमें उसकी रुचि थी। विक्रेता मेन चुवान।
ट्रेडिंग आइटम, पहाड़ी चूहे का पूरा शरीर, ब्लैक आयरन लेवल 1, तारांकन 10। आवश्यक वस्तुएं, केवल जीवन सार, सबसे अधिक बोली लगाने वाला जीतेगा। नोट, पहाड़ी चूहों के पास पृथ्वी के कानूनों को छीनने का मौका है, जो सभ्यता की आग को बढ़ा सकता है। अल्पविराम, विक्रेता, लूशू। ट्रेडिंग आइटम, स्टार बम की पूरी लाश, ब्लैक आयरन लेवल 31। आवश्यक वस्तुएं, 3000 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल या 30 यूनिट जीवन सार। नोट, केवल पैकेज में बेचा जाता है, विभाजित नहीं। अल्पविराम, विक्रेता, फैंग पिंग। ट्रेडिंग आइटम, लाल आंखों वाले कौवे का पूरा शरीर, ब्लैक आयरन लेवल 2, तारांकन 1। आवश्यक वस्तुएं, जीवन सार की 10 इकाइयां। टिप्पणी, यदि आपको उत्तर पता है तो यहां आए, सबसे अधिक बोली लगाने वाला जीतेगा। अल्पविराम, विक्रेता, जू कियानान। ट्रेडिंग आइटम, हिंसक मानव भक्षी पौधे की टूटी हुई लाश, काला लोहा स्तर 3, तारांकन 1। आवश्यक वस्तुएं, कोई भी संसाधन, जीवन सार की 20 इकाइयों से कम नहीं। टिप्पणी, सुंदर महिलाओं को प्रस्ताव देने के लिए स्वागत है, और जो लोग अपने पैर की उंगलियों को चोट पहुंचाते हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। अल्पविराम, गु यू ने पाया कि इन राक्षस लाशों का व्यापार बहुत जोरों पर था और कीमतें भी कम नहीं थीं। ग्रेड जितना ऊंचा होगा, कीमत उतनी ही अधिक होगी। तीसरी श्रेणी के ब्लैक आयरन के टूटे हुए शव की कीमत दूसरी श्रेणी के ब्लैक आयरन के टूटे हुए शव की कीमत से दोगुनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब राक्षस लाशों को रूपांतरण भट्ठी में फेंक दिया जाता है, तो न केवल जीवन सार प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि एक छोटी संभावना भी होती है कि विशेष घटनाएं घटित होंगी। उदाहरण के लिए, राक्षस के शरीर से कानून के टुकड़ों को छीलना। राक्षस का स्तर जितना ऊंचा होगा, विशेष घटनाओं के घटित होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। बेशक इस स्तर पर संभावना उतनी अधिक नहीं है, लेकिन बड़े संगठनों के लिए जो सभ्यता की आग रखते हैं, ये निस्संदेह उन्नयन का सबसे सुरक्षित तरीका है। अपेक्षाकृत रूप से वे कुछ बुनियादी संसाधनों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। गु यू ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शुरू से अंत तक सारी जानकारी स्कैन की। ये पता चला कि व्यापार की गई वस्तुओं में से अधिकांश प्रथम स्तर के ब्लैक आयरन राक्षस थे। दूसरे स्तर के राक्षस बहुत कम थे, और तीसरे स्तर के राक्षस तो और भी कम थे, और वे पूरी तरह से लाशें नहीं थीं। जहां तक स्तर 4 से ऊपर वालों का सवाल है, गु यू ने एक भी नहीं देखा। इससे उसे संदेह हुआ, उसके हाथ में जो वॉइड वॉकर है वह ब्लैक आयरन लेवल 6 राक्षस है। क्या यह इतना आकर्षक नहीं है कि इसे बाजार में उतारा जाए? अतीत में गु यू ने संभवतः चुपचाप अपना भाग्य बनाने का विकल्प चुना था और वह बहुत अधिक चर्चित नहीं हुआ था। लेकिन ये दुनिया कोई आभासी खेल की दुनिया नहीं है। उसे अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से शक्तिशाली ताकत हासिल करनी होगी। इसलिए गु यू ने सिस्टम प्रमाणीकरण पारित किया और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एक संदेश भेजा। विक्रेता, गु यू। ट्रेडिंग आइटम, वॉइड वॉकर पूरा शव, ब्लैक आयरन लेवल 6, तारांकन 1। आवश्यक वस्तुएं, विभिन्न संसाधनों की बड़ी मात्रा। टिप्पणी, अगर आप सच्चे हैं तो कृपया आएं और कीमत लेकर आएं। हम सिर्फ व्यापार की बात करते हैं, भावनाओं की नहीं। जैसे ही यह सूचना जारी हुई, तुरंत हंगामा मच गया। टिप्पणी अनुभाग में तुरंत ही विस्फोट हो गया। क्या बकवास है! कोई छठे स्तर के ब्लैक आयरन राक्षस की लाश बेचने को तैयार है। क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूं? मैं इसे बेचना चाहता हूं, लेकिन मैं इसे मार नहीं सकता। ये गु यू कौन है? मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? हे भगवान, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? कोई भी परिस्थिति ठीक है। भाई, संपूर्ण मानव जाति के हित में कृपया हमें शून्य वाकर के शिकार के अपने अनुभव के बारे में बताएं। ये सही है गु यू, इसे मत छिपाओ। चलो लाभ एक साथ साझा करते हैं। इतना स्वार्थी मत बनो। अल्पविराम, गु यू अविचलित रहा और उन लोगों का उपहास उड़ाया जिन्होंने उससे रहस्य साझा करने के लिए कहा था। हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास स्वयं कोई योग्यता नहीं होती, लेकिन वे दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करते हैं और बिना कोई मूल्य चुकाए उन्हें छीन लेना चाहते हैं। वह पागल नहीं है, वह अपने रहस्य कैसे उजागर कर सकता है और इन लोगों को उसका फायदा उठाने दे सकता है। इसके अलावा इस स्तर पर वह वॉइड वॉकर को मार सकता है। इसका कारण उसकी नस्लीय प्रतिभा का लाभ है, जो वॉइड वॉकर की क्षमता को नियंत्रित करता है। यदि कोई और होता तो भले ही उसे वॉइड वॉकर की मांद मिल जाती, उसे बस मरने के लिए भेज दिया जाता। इस बिंदु पर वह एक बात के बारे में निश्चित था, अन्य खिलाड़ियों के पास के राक्षस ज्यादातर प्रारंभिक ब्लैक आयरन स्तर पर थे, और वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने बाहर जाने पर नीले मोटे आदमी का सामना किया था। उसका भाग्य अद्वितीय है। इस समय जो लोग वास्तव में व्यापार करना चाहते हैं, वे पहले ही ट्रेडिंग चैनल के माध्यम से उन्हें निजी संदेश भेज चुके हैं। भाई, मैं युद्ध देवता के मंदिर से वांग डोन हूँ। खेल में मेरी मूल पहचान 100 लड़ाइयों का राजा है। मैं 5000 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल और 10 यूनिट जीवन सार की पेशकश कर रहा हूँ। मुझे आपसे दोस्ती करने की उम्मीद है। गु यू, हमारी 8वीं सेना में आओ। मैं तुम्हें मंत्री का पद और 8000 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल दूंगा। तुम वो समूह द्वारा संरक्षित रहोगे और महान ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे। तुम क्या सोचते हो?
मैं सु शियाओक्वान वानशियन पर्वत का देव राजा हूँ। आप अपनी इच्छानुसार किसी भी संसाधन के लिए अपनी कीमत बता सकते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपको शून्य वॉकर कहाँ मिला। डायमंड ब्लेड द्वारा दी जाने वाली कीमत 5000 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल, 20 यूनिट जीवनसार, 10 यूनिट लकड़ी और 10 यूनिट पत्थर है। अल्पविराम। वर्तमान प्रणाली सभी वास्तविक नामों को प्रदर्शित करती है, इसलिए जो लोग खेल में बहुत प्रसिद्ध आईडी रखते थे वे अक्सर अपना परिचय देते हैं। एक बार में 20 या 30 लोग गू को खोजने के लिए आ गए। 700,000 से ज्यादा खिलाड़ियों की तुलना में लोगों की यह संख्या बहुत कम थी। इससे हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर मानव जाति इस स्तर पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। गहरी जड़ें रखने वाली कुछ ताकतों को छोड़कर अधिकांश लोगों ने शहर नहीं बनाए हैं या उनसे भी ज्यादा गरीब हैं। गू ने सीधे तौर पर 8 कुलों को खारिज कर दिया। संपर्क व्यक्ति का नाम वू जिंग था। वह बहुत घमंडी था और अच्छी शर्तें पेश करता था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वह कभी भी दुश्मन की मदद नहीं करेगा। फिर उसने वानशियन पर्वत को छोड़ दिया। सु शियाओक्वान के कृपालु स्वर ने उसे बहुत असहज कर दिया और वह अपनी स्थिति का खुलासा नहीं कर सका। कई सेनाएं और यहां तक कि व्यक्ति भी प्रस्ताव देने के लिए आगे आए, लेकिन सबसे ऊंची बोलियां युद्ध मंदिर और डायमंड ब्लेड की ओर से आईं। गू ने जल्दबाजी में कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शहर की इमारतों का पेच खोल दिया। अब वह 4 इमारतें बना सकता है। दीवार शहर के लिए सबसे बुनियादी सुरक्षा प्रदान करती है, इसके लिए 1000 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल और 10 यूनिट पत्थर की आवश्यकता होती है। घर एक घर जिसमें 8 लोग रह सकते हैं, इसके लिए 500 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल और 2 यूनिट लकड़ी की आवश्यकता होगी। रूपांतरण भट्ठी जैविक शवों को विभिन्न संसाधनों में परिवर्तित कर सकती है, जिसके लिए 2000 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल, 10 यूनिट लकड़ी और 10 यूनिट पत्थर की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण स्थल शक्तिशाली योद्धाओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं, साथ ही नए कौशल सीखने का मौका भी दे सकते हैं। इसके लिए 2000 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल, 10 यूनिट लकड़ी और 10 यूनिट पत्थर की आवश्यकता होती है। दीवार महत्वपूर्ण है, लेकिन गू को इस समय इसकी जरूरत नहीं है। ये घर आदिवासियों के रहने के लिए है और सैनिक बैरकों में रह सकते हैं, इसलिए कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। रूपांतरण भट्ठी नस्लीय सभ्यता के विकास के लिए जरूरी है और यह वह इमारत भी है जिसकी गू को वर्तमान में सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रशिक्षण मैदान एक नई इमारत है जो गू द्वारा प्रथम स्तरीय बैरक के निर्माण के बाद सामने आई। गू पहले कभी शहर का स्वामी नहीं रहा था, इसलिए उसे प्रशिक्षण मैदान के कार्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे अंदाजा था कि यह इमारत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कुछ विचार विमर्श के बाद गू ने मोरेन के साथ एक शून्य वॉकर की लाश का व्यापार करने का फैसला किया। खेल में अतीत में उसने डायमंड ब्लेड संगठन के साथ कई लेन देन किए थे। दूसरा पक्ष सीधा और उदार था और उसने कभी भी उसके रहस्यों को जानने की कोशिश नहीं की, जो उसे बहुत पसंद था। इस प्रणाली का लेन देन बहुत सुविधाजनक और तेज है। जल्द ही गू का गोदाम भर गया। मूल इन्वेंट्री सहित अब उसके पास ऊर्जा क्रिस्टल की 5200 इकाइयां, जीवनसार की 20 इकाइयां, लकड़ी की 25 इकाइयां, पत्थर की 25 इकाइयां और कच्चा लोहा की 2 इकाइयां हैं। पैसा होना बहुत अच्छा लगता है। गू को 3 सेकंड की खुशी का अनुभव हुआ और फिर उसने निर्माण कार्य पुनः शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद उनके क्षेत्र में एक के बाद एक रूपांतरण भट्टियां और प्रशिक्षण मैदान दिखाई देने लगे। रूपांतरण भट्टी सीधे डार्क स्काई सिटी से जुड़ी हुई है। अंधेरे और अंतरिक्ष की शक्ति इस विशाल भट्टी को रहस्य से भरा बनाती है। प्रशिक्षण मैदान शैडो हाउस के बगल में स्थित है, जो एक बड़े क्षेत्र को घेरता है, जो क्षेत्र के चारों ओर फैले अराजक कोहरे को काफी हद तक दूर कर देता है। गू ने तुरंत शून्य वॉकर की लाश को रूपांतरण भट्टी में फेंक दिया और परिणाम के लिए उत्सुकता से इंतजार किया। डिंग, आपको 5 यूनिट जीवनसार प्राप्त हुआ। सुखद त्वरित ध्वनि गू के कानों तक पहुंची और वह तुरंत दंग रह गया। उन्होंने काफी समय तक इंतजार किया, जब तक कि कन्वर्टर की तात्विक शक्ति पूरी तरह से कम नहीं हो गई, लेकिन फिर भी उन्हें कोई नया संकेत नहीं मिला। घास, इतना ही। गू का दिल टूट गया। कितना बड़ा नुकसान। अगर उसे यह पहले पता होता तो वह इसे बेचकर बड़ी मात्रा में संसाधनों के बदले में कुछ और ले लेता। क्या यह बढ़िया नहीं होता? गू ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाया। यदि राक्षसों की लाशों का आदान प्रदान रूपांतरण भट्टी का उपयोग करके थोड़े से संसाधनों के लिए ही किया जा सकता है, तो ये ताकतें उन्हें ऊंची कीमतों पर खरीदने के लिए क्यों संघर्ष कर रही हैं? क्या ये सिर्फ किसी विशेष घटना के घटित होने के अवसर के लिए है? ये लॉटरी टिकट खरीदने की संभावना के लगभग समान है। गू को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। चाहे सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह शुरुआती दौर में इतना पैसा बर्बाद करने वाला खेल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अवश्य ही कोई रहस्य होगा जो वह नहीं जानता। गू ने इसके बारे में सोचा और दानव ब्लेड की तलाश नहीं की, बल्कि युद्ध देवता के मंदिर से वांगडोन से संपर्क किया। 100 लड़ाइयों के राजा, यदि आप 10 इकाई लकड़ी, 10 इकाई पत्थर और एक संदेश जोड़ दें तो मैं आपके साथ व्यापार करूंगा।
थोड़ी देर बाद वांग डोन का जवाब आया, कोई बात नहीं, अब से हम सब भाई भाई हैं, जो पूछना है पूछ लो। मैं जानना चाहता हूं कि कन्वर्टर की विस्फोट दर कैसे बढ़ाई जाए। गु यू ने सीधे पूछा। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। उन्होंने अनुमान लगाया कि प्रमुख ताकतें राक्षसों की लाशों से ज्यादा मूल्य निकालने में सक्षम होंगी। हाँ, तो भाई गु यू ये जानना चाहता था। ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग ये जानते हैं। यदि आप विस्फोट की दर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी दक्षता में सुधार करने के लिए कन्वर्टर का उपयोग जारी रखना होगा। एक बार जब आप उच्चतम दक्षता तक पहुंच जाते हैं तो आप विस्फोट दर बढ़ाने के लिए कन्वर्टर को अपग्रेड कर सकते हैं। वांग डोंग ने सहजता से उत्तर दिया। अच्छा ऐसा है। गु यू को अचानक एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसने जल्दी से कन्वर्टर पर जानकारी की जांच की और एक अगोचर प्रगति पट्टी पाई जिसने संकेत दिया कि उसकी वर्तमान रूपांतरण दक्षता 5% थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग निम्न स्तर के राक्षस लाशों को खरीदने के लिए तैयार हैं। ये पता चला है कि सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कन्वर्टर को अपग्रेड करना है। गु यू को अब समझ में आया कि इतने कम लोग उसके पास शून्य वॉकर की लाशें खरीदने क्यों आए। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उसने शुरू में सोचा था कि शहर बनाने वाले लोगों की संख्या कम थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि कन्वर्टर का स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं था। सौभाग्य से वह अन्य खिलाड़ियों की तुलना में 7 दिन बाद पहुंचा, अन्यथा वह केवल वॉइड वॉकर की लाश को पकड़ पाता और धीरे धीरे संसाधन जमा कर पाता। जब गु यू ने सोचा कि कैसे उसने 2 मोटे आदमियों को बर्बाद कर दिया तो उसका दिल इतना टूट गया कि वह लगभग रो पड़ा। गु यू ने विश्वासपूर्ण तरीके से वॉइड वॉकर के शेष शरीर को वांग डोन को सौंप दिया। उसे इस बात का डर नहीं था कि युद्ध के देवता का मंदिर अंतरिक्ष के नियमों के टुकड़े प्राप्त कर लेगा, क्योंकि युद्ध के देवता के मंदिर का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी अब 8 जनजातियां थीं जो बिखरते आकाश भूमि के बाहरी इलाके में थीं। शून्य यात्रियों के बिना भी अभी भी अन्य जीव हैं। ये केवल समय की बात है कि वे टूटे हुए आकाश की भूमि में रहें और अंतरिक्ष के नियमों के टुकड़े प्राप्त करें। केवल उसकी अपनी प्रबल शक्ति ही उसे सर्वाधिक आत्मविश्वास दे सकती है। लेन देन के बाद गु यू का गोदाम फिर से समृद्ध हो गया। ऊर्जा क्रिस्टल की 6200 इकाइयां, जीवन सार की 30 इकाइयां, लकड़ी की 15 इकाइयां, पत्थर की 15 इकाइयां और कच्चा लोहा की 2 इकाइयां। संसाधनों की यह मात्रा बहुत अधिक प्रतीत होती है, लेकिन ये राक्षस लाशों को खरीदने और कन्वर्टर को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए गु यू ने पहले युद्ध प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। प्रशिक्षण मैदान के निर्माण के बाद दूसरे स्तर की बैरक जो गु यू की प्रतीक्षा कर रही थी, दिखाई नहीं दी, लेकिन शैडो हाउस को उन्नत किया जा सकता था। 1000 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल और 5 यूनिट लकड़ी खर्च करने के बाद शैडो हाउस को शैडो पैलेस में अपग्रेड कर दिया गया, जिससे वह बड़ा और अधिक शानदार हो गया। प्रथम स्तर के सैनिकों को शैडो चोर से शैडो हत्यारे में अपग्रेड किया जाता है। प्रत्येक भर्ती के लिए 3 यूनिट जीवनसार और 150 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। एकल आक्रमण साधन वाले शैडो थीफ की तुलना में उन्नत शैडो एसेसिन में एक अतिरिक्त परिष्कृत क्रॉसबो है, जो 50 मीटर के भीतर काफी मारक क्षमता रखता है। गु यू ने अपने सभी 4 अधीनस्थों को उन्नत करने के लिए 4 यूनिट जीवनसार और 200 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल खर्च किए। सबसे शक्तिशाली यंग ही उन्नयन के बाद और भी अधिक शक्तिशाली हो गया, अंदर से बाहर तक एक कठोर आभा उत्सर्जित करने लगा और उसका स्तर भी एक ही झटके में ब्लैक आयरन स्तर 5 से ब्लैक आयरन स्तर 6 तक पहुंच गया। छाया 2 से 4 भी एक के बाद एक आगे बढ़े और ब्लैक आयरन के 5वें स्तर तक पहुंच गए। अपने बढ़ते हुए शक्तिशाली अधीनस्थों को देखकर गु यू बहुत खुश था। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने 8 और छाया हथियारों की भर्ती की। 8 नवनियुक्त छाया हथियारों की प्रारंभिक ताकत ब्लैक आयरन रैंक 4 थी, वे सभी मध्य ब्लैक आयरन स्तर के लड़ाके थे। गु यू ने उन सभी के साथ समान व्यवहार किया और उन्हें क्रमांकित किया, छाया 5 से छाया 12 तक। परिणामस्वरूप उसकी सूची में काफी कमी आ गई, जिसमें ऊर्जा क्रिस्टल की 3800 इकाइयां, जीवनसार की 2 इकाइयां, लकड़ी की 10 इकाइयां, पत्थर की 15 इकाइयां और कच्चे लोहे की 2 इकाइयां शेष रह गईं। चूंकि उसके पास वैसे भी करने को कुछ नहीं था, इसलिए गु यू ने बस दीवार बना दी। अचानक एक आधे आदमी जितनी ऊंची पत्थर की दीवार पतली हवा से उठी, जिसके केंद्र में डार्क स्काई सिटी थी, जो 1 मील के दायरे में फैली हुई थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दीवार के साथ गु यू को अधिक सुरक्षित महसूस हुआ। मूलतः वह बैकअप के रूप में 2 मकान बनाना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। सिस्टम ने उन्हें याद दिलाया कि डार्क स्काई सिटी की असाधारण शक्ति समाप्त हो चुकी है और उसे पुनः संघनित होने के लिए कल तक इंतजार करना होगा। अर्थात उन्होंने इस प्रणाली का उपयोग तेजी से दिन में 5 बार तक निर्माण करने के लिए किया। एक अन्य तरीका यह है कि जनजातियों के लोगों को भर्ती करके इसे स्वयं निर्मित किया जाए, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी होगी तथा गुणवत्ता भी सिस्टम उत्पादों जितनी अच्छी नहीं होगी। गु यू ने इस बारे में सोचा और घर बनाने के लिए 2 साधारण जनजातियों को भर्ती किया। जैसा कि मैंने कहा, चूंकि हम वैसे भी निष्क्रिय हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम लोगों को इसे धीरे धीरे बनाने दें और मैनुअल निर्माण की गति का परीक्षण करें।
यदि प्रभाव अच्छा रहा तो आप भविष्य में बहुत सारा पैसा बचा सकेंगे। लंबे समय तक काम करने के बाद गू यू थोड़ा थक गया था। यद्यपि डार्क स्पेस कबीले अपनी जन्मजात क्षमताओं के कारण अपने शरीर की खपत को पूरा करने के लिए ऊर्जा क्रिस्टल या अंधेरे और अंतरिक्ष ऊर्जा को अवशोषित करने का विकल्प चुन सकते हैं, फिर भी अगर वे लंबे समय तक नहीं खाते हैं तो उन्हें भूख भोजन की लालसा महसूस होगी। इसलिए उन्होंने पुनः ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोला और 200 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल का उपयोग करके बड़ी मात्रा में भोजन और पानी का आदान प्रदान किया। ये साधारण खाद्य पदार्थ बहुत सस्ते थे और खुले स्थान पर एक छोटे से पहाड़ के रूप में रखे हुए थे। गू यू ने सभी जनजातियों और योद्धाओं को बुलाया, भरपेट भोजन कराया और उनकी शारीरिक शक्ति को पुनः चरम पर पहुंचाया। बहुत देर हो चुकी थी और रात में बिखरा हुआ आकाश और भी खतरनाक था। जंगल में अंतरिक्ष की अराजक शक्ति न केवल नुकसान को दोगुना कर देती थी, बल्कि लोगों को किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट भी कर सकती थी। गू यू बाहर जाने की योजना नहीं बना रहा था, इसलिए वह सैनिकों को प्रशिक्षण मैदान में ले गया और युद्ध प्रशिक्षण शुरू कर दिया। उन्होंने जल्द ही अंतर महसूस किया। सभी छाया हत्यारों ने वास्तव में पीठ पर वार करने और अचेत करने वाले हमलों में महारत हासिल कर ली थी, जो उसने अभी अभी सीखा था। यहां तक कि यंगई के 4 लोग जिन्होंने अभी अभी अपग्रेड किया था, उन्होंने भी इन 2 कौशलों में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि वे गू यू जितने अच्छे नहीं थे, लेकिन नियंत्रण प्रभाव भी काफी अद्भुत था। क्या प्रणाली मेरी क्षमताओं को दोहराएगी ताकि हर सैनिक उन्हें सीख सके? नहीं, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि छाया हत्यारा मेरे द्वारा सीखे गए चोर कौशल के साथ बहुत अधिक संगत है, इसलिए मैं उन सभी की नकल कर सकता हूं। यदि हम अन्य प्रकार की सेनाओं का उपयोग करें तो संभवतः ऐसे जादुई प्रभाव नहीं होंगे। गू यू ने जल्दी से उन 2 जनजातियों की जांच की जो कड़ी मेहनत कर रहे थे और पाया कि उनके पास केवल 2 क्षमताएं थीं, अंधेरे से लगाव और अंतरिक्ष से लगाव, और वे छाया से बचने का उपयोग भी नहीं कर सकते थे। मेरा अनुमान सही होना चाहिए। जब नए प्रकार की सेनाएं आएंगी तब हमें परिणाम पता चलेगा। यदि मैं किसी नए दुष्ट कौशल में निपुणता प्राप्त कर लूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या शैडोथॉर्न इसे सीधे सीख सकेगा। गू यू तुरंत सतर्क हो गया और खेल में चोर कौशल का अथक अभ्यास करने लगा। अब उन्हें यकीन है कि खेल की दुनिया में उन्होंने जो पेशेवर कौशल हासिल किया है वह यहां सीखा जा सकता है। लाखों खिलाड़ियों के इस दुनिया में आने के बाद ये सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। लकड़ी के खंभे पर कुछ देर अभ्यास करने के बाद उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने लकड़ी का खंजर ले लिया और सबसे शक्तिशाली यंगई को अपना मुकाबला साथी बना लिया। यंगई ने कबीले के नेता के आदेशों का ईमानदारी से पालन किया, कबीले के नेता के साथ अपनी पूरी ताकत से लड़ा, अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया और फिर जल्दी से कबीले के नेता को नीचे गिरा दिया। इस प्रशिक्षण मैदान में जमीन पर उभार क्यों है? गू यू खड़ा हुआ, सपाट जमीन पर अपने पैर पटकने लगा और यंगी के साथ लड़ाई जारी रखी। 1 मिनट बाद वह फिर से भारी होकर गिर पड़ा। यह बाधा कहां से आए? गू यू का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपना पैर उठाया, धूल का एक बादल उठाया और यंगी पर एक आश्चर्यजनक हमला करने का अवसर लिया। 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, गू यू अब बात नहीं कर रहा था। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। वह बार बार गिरता था, फिर उठता और अपने दिमाग से परिचित कौशल का इस्तेमाल करता। अंत में यंगी द्वारा एक सुंदर प्रहार को रोक दिए जाने के बाद गू यू की कलाई अचानक से थोड़ी कांप उठी और खंजर घूमकर यंगी की कलाई पर जा लगा। यहां हम आए। गू यू की आंखें चमक उठी और वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा और फिर से हमला किया। खंजर बाहर आ गया और हाथ एक पल में एक निश्चित लय में कंपन करने लगा और इसके बाद दूसरा हमला हुआ। इस बार यंगी सतर्क था और अपनी कठोर शक्ति पर भरोसा करते हुए उसने गू यू के लगातार 2 हमलों को रोक दिया। हालांकि इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाता, गू यू के हाथ में खंजर फिर घूम गया और अविश्वसनीय कोण से उसके हाथ में वार कर दिया। इस समय गू यू की व्यक्तिगत जानकारी में एक नया कौशल प्रकट हुआ। लगातार 3 वार। ये चाल जिस पर गू यू को अतीत में सबसे अधिक गर्व था, अंततः उसके द्वारा फिर से जागृत हुई। यंगई, मेरी नई चालों का अनुभव करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करो। गू यू ने बिजली भाव से हंसते हुए बिना थके यंगी की ओर दौड़ लगाए। पहले जो गुस्सा उसने महसूस किया था वह इस पल पूरी तरह से बाहर आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक स्वाभाविक प्रगति थी और उन्होंने बिना किसी प्रयास के एक और कौशल का प्रयोग किया। उसकी गति अचानक बढ़ गई और जबकि छाया अभी भी उसी स्थान पर खड़ी थी, वह पहले से ही यंगी के पीछे था। अचेत करना, तिहरा वार करना, पीठ पर वार करना, संयुक्त कौशल की एक श्रृंखला ने यंग को आतंकित कर दिया। यंगी थोड़ा उलझन में था। एक पल के लिए वह इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका कि कबीले के नेता ने विस्फोट किया था। वह उस हमले से पूरी तरह से अलग था जो अभी खामियों से भरा था। न केवल यंगी बल्कि प्रशिक्षण मैदान पर मौजूद अन्य सभी 11 छाया हत्यारे भी आकर्षित हुए। गू यू के मायावी आक्रमण कौशल को देखकर उनके मन में भी यही विचार उठे। कुलपिता बहुत शक्तिशाली है।
अगली सुबह गु यू ने अपने 12 आदमियों को साथ लिया और ऊंचे मनोबल के साथ वॉइड वॉकर की मान की ओर धावा बोला। कल रात का प्रशिक्षण बहुत प्रभावी था और उन्होंने प्रशिक्षण मैदान की अधिकांश छिपी हुई विशेषताओं का भी पता लगा लिया। कौशल को समझें। गु यू ने पाया कि प्रशिक्षण मैदान में उच्च तीव्रता वाले प्रशिक्षण के दौरान वह आसानी से एक रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर सकता था। ऐसा लगता था कि वहां एक ऐसा नियम था जो उसे अधिक आसानी से ध्यान केंद्रित करने और अपनी क्षमता को उत्तेजित करने में मदद करता था। कल यंग यी को सुअर के सिर में बदल दिए जाने की कीमत चुकाने के बाद उसने न केवल तिहरे वार और प्रहार में महारत हासिल की, बल्कि बाद में भारी हमले में भी महारत हासिल की। शैडो एस्केप, स्नैप और बैकस्टैप के साथ गु यू के युद्ध कौशल का वर्तमान संयोजन पहले से ही काफी पूर्ण है। उसके पास जो कमी है वह है मजबूत हार्ड पावर। इतना ही नहीं, यंगई को भी कुछ हासिल हुआ। हजारों बार शारीरिक स्मृति के बाद उसने आखिरकार लगातार छुरा घोंपने की तकनीक में महारत हासिल कर ली। हालांकि वह अभी केवल 2 लगातार वार ही कर सकता है, लेकिन जब तक वह अधिक अभ्यास करेगा वह जल्द ही लगातार 3 वार करने के शक्तिशाली कौशल में निपुण हो जाएगा। पहाड़ी की तलहटी में आकर जहां वॉइड वॉकर का घोंसला फिर से स्थित था, गु यू का मूड कल से बिल्कुल अलग था। वह कम उलझन में था और अधिक आश्वस्त था। रणनीति जल्दी से लागू की गई और शिकार दल तैयार हो गया। गु यू अभी भी राक्षसों को आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार था। ये कहना नहीं है कि यंग यी काम करने में असमर्थ है, लेकिन क्योंकि उसकी ताकत बहुत मजबूत है, शून्य वॉकर की सतर्कता को जगाना आसान है और प्रभाव उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि गु यू चला गया। नीले रंग के मोटे लोगों का ये समूह स्पष्ट रूप से अपने साथियों को खोने के आतंक से उबर नहीं पाया है। यहां तक कि जब उन्होंने गु यू को देखा तो वे घोंसला छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज गु यू पूरी तैयारी के साथ आया था और उसका नया सुसज्जित क्रॉसबो काम आया। लगातार 7 या 8 शॉट के बाद उसने आखिरकार एक वॉइड वॉकर को क्रोधित कर दिया। हालांकि उसने अकेले पीछा नहीं किया, बल्कि 3 साथियों को बुलाया और एक साथ गु यू की ओर दौड़ पड़ा। शून्य यात्री के हंगामे का लाभ उठाते हुए गु यू ने भी घोंसले की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। वास्तव में 5 शून्य यात्री बचे थे और उनमें से एक स्पष्ट रूप से अन्य की तुलना में मोटा था। परिणामस्वरूप गु यू को बाघ को पहाड़ से दूर ले जाने और फिर उसके घोंसले को साफ करने का विचार छोड़ना पड़ा और इन 4 शून्य वॉकर को दूर ले जाने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। लेकिन शून्य वॉकर बहुत सतर्क थे। कुछ दूर तक भागने के बाद उन्होंने पीछा करना बंद कर दिया और पीछे देखे बिना वापस भाग गए। हताशा में गु यू को सभी छाया हत्यारों को घात से बाहर निकलने और एक साथ गोली मारने का आदेश देना पड़ा। दुर्भाग्य से शैडो थॉर्न का क्रॉसबो थोड़ा कमजोर था और एक ही समय में 1 दर्जन से अधिक लोगों की गोलीबारी से हुई क्षति वॉइड वॉकर के लिए केवल मामूली थी। विशेषकर चूंकि उसके चारों ओर काली हवा की एक परत लिपटी हुई थी, इसलिए क्रॉसबो तीर की शक्ति स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई थी जब वह उसके पार गया। शिकार करने वाली टीम ने काफी देर तक गोली चलाई और अंततः वॉइड वॉकर ने एक पुनर्प्राप्ति कौशल जारी किया, जिससे उसका शरीर, जो अभी अभी सिकुड़ गया था, पुनः अपने पूर्ण आकार में आ गया। अंत में गु यू के पास शून्य यात्रियों को धीरे धीरे अपने घोंसले की ओर भागते देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस छोटी सी असफलता ने न केवल उन्हें हतोत्साहित होने से बचाया, बल्कि उनके संघर्ष की भावना को जागृत किया। गु यू ने सीखे गए सबक का सारांश दिया, शिकार टीम के साथ एक छोटी बैठक की और युद्ध योजना को फिर से तैयार किया। इसके बाद वह फिर बाहर आया और अकेले ही उकसाने चला गया। हालांकि नीले मोटे आदमी बाहर न आने के लिए दृढ़ थे और चाहे गु यू ने उन्हें क्रॉसबो से कितना भी उकसाया, वे बस चारा नहीं खाएंगे। घास। गु यू ने दांत पीसते हुए जोखिम उठाना जारी रखा और घोंसले के करीब चला गया। इस साहसिक कदम का अंततः फल मिला। सबसे बाहरी शून्य यात्रियों में से एक अनजाने में गु यू की स्थिति की ओर थोड़ा आगे बढ़ गया। हालांकि उसने अपनी क्रूर आंखें छिपा ली, फिर भी गु यू ने इस विवरण पर ध्यान दिया। इसलिए उन्होंने सावधानीपूर्वक दूरी की गणना की, इस शून्य यात्री की कौशल सीमा से आगे जाकर उसकी आंखों और नितंबों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई गोलियां चलाईं। इस कदम से भले ही ज्यादा नुकसान न हो, लेकिन ये बेहद अपमानजनक है। उसकी चिढ़ाने के कारण शून्य यात्री और अधिक चिड़चिड़ा हो गया, लेकिन फिर भी उसने घोंसला छोड़ने से इनकार कर दिया। गु यू भी एक निर्दयी आदमी है। ये देखते हुए कि समय परिपक्व है, उसने निर्णायक रूप से आगे कदम बढ़ाया। शून्य वाकर की आंखों में अचानक एक भयंकर प्रकाश दिखा और एक भक्षण छाया तुरंत प्रक्षेपित हुई। गु यू चिल्लाया, अपने शरीर के सूख जाने की असुविधा को सहन किया और भागने के लिए मुड़ा। इस बार शून्य वॉकर ने इसे और अधिक सहन नहीं किया, बल्कि एक अजीब मुस्कान के साथ बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, उसके 3 साथी भी उसके पीछे पीछे आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे गु यू को पूरी तरह से चूस डालने पर आमादा थे। गु यू की गति स्पष्ट रूप से प्रभावित थी और लगभग शून्य वॉकर के समान थी। इसके अलावा उसका शरीर अस्थिर लग रहा था और वह जमीन पर गिरने वाला था। दुश्मन का पीछा करते हुए वॉइड वॉकर्स का उत्साह बढ़ता जा रहा था। पिछले 2 दिनों से वे बहुत निराश थे और अब उन्हें आखिरकार मौका मिल गया था।
उन्हें इस घिनौने इंसान को जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन इस समय दो छाया हत्यारे दूर से आए। उनमें से एक ने गू यू को अपनी पीठ पर उठा लिया और दूसरे ने पीछे हटने के लिए एक क्रॉसबो का इस्तेमाल किया। हालांकि ये दुश्मन स्पष्ट रूप से लापरवाह था और उसने खुद को दो शून्य यात्रियों के कौशल रेंज के सामने उजागर कर दिया। दो विनाशकारी छायाएं लगभग एक साथ छोड़ी गईं, जो दुश्मन पर सटीक रूप से उतरी और उसे लगभग जमीन पर गिरा दिया, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह गिरा नहीं। वहां एक और शून्य यात्री था जिसने अभी तक भक्षण छाया को नहीं छोड़ा था और वह तुरंत आगे बढ़ा। वह एक ही झटके में दुश्मन को मार डालना चाहता था। लेकिन इस समय छाया कांटा, जो मूल रूप से अपने साथियों के साथ भाग गया था, वास्तव में अपने साथियों को पीछे छोड़ दिया और एक छाया भागने के साथ वह सामने खड़ा था और चौथे शून्यवाकर की भक्षण छाया को ले लिया। इसके बाद तीनों दुश्मन भयभीत हो गए और वास्तव में तितर-बितर हो गए तथा अलग अलग भागने की कोशिश करने लगे। वॉइड वॉकर इन दुश्मनों की अज्ञानता और निडरता से हैरान थे। तीन कमजोर लोगों के शिकार को देखकर वे विजयी भाव से हंसे और उनका पीछा करने और उन्हें मारने के लिए तीन समूहों में विभाजित हो गए। लेकिन एक पल में कई छाया कांटे अंतिम शून्य यात्री के सामने पीछे, बाएं और दाएं से पतली हवा के रूप में प्रकट हुए और एक के बाद एक कौशल के साथ उस पर हमला किया, जैसे कि वे स्वतंत्र थे। अन्य तीन शून्य यात्री स्तब्ध रह गए तथा उनके सीमित मस्तिष्क एक क्षण के लिए शून्य हो गए। लेकिन इससे पहले कि वे उन्हें बचाने के लिए पीछे मुड़ पाते, वे तीन कमजोर प्राणी जिनका वे पीछा कर रहे थे, अचानक उनकी तरफ आए और अद्भुत लड़ाकू शक्ति के साथ उन पर टूट पड़े तथा उन्हें उलझाने की पूरी कोशिश की। ये सब स्वाभाविक रूप से गू यू और उसके साथियों द्वारा किया गया एक जानबूझकर किया गया कार्य था, ताकि शून्य वॉकर को आत्मसंतुष्ट और लापरवाह बनाया जा सके। जिसने गू यू को अपनी पीठ पर उठाकर भागने का नाटक किया, वह यंग सेन था। जो भक्षण छाया के दो हमलों को झेलकर भी खड़ा रह सका, वह निश्चित रूप से शक्तिशाली यंग ही था। केवल वह थोड़ी बहुत युद्ध शक्ति बनाए रख सकता है। चाहे वह यंग एर ही क्यों न हो, उसे लगातार 2 बार चूसे जाने के बाद घुटने टेकने पड़ेंगे। इस बिंदु पर लड़ाई अब और रहस्यपूर्ण नहीं थी। चौथे स्तर के 9 लौह योद्धाओं ने, जिन्हें अचेत करने और पीठ पीछे वार करने के कौशल में महारत हासिल थी, एक शून्य यात्री को सिर्फ 1 या 2 सांसों में ही मार डाला। फिर दूसरा, तीसरा, चौथे को गू यू ने जानबूझकर पीछे छोड़ दिया था। उसकी चीखों ने 3 और वॉइड वॉकर्स को सफलतापूर्वक आकर्षित किया, जिसमें सबसे मजबूत भी शामिल था। हालांकि जब वे पास पहुंचे तो गू यू ने एक तलवार से स्तब्ध वॉइड वॉकर को मार डाला और फिर यंग ये और यंग सान के साथ भाग गया, जिनका स्वास्थ्य भी कम था। गू यू के व्यवहार से उसे बचाने आए 3 शून्य यात्री पूरी तरह से क्रोधित हो गए। वे दहाड़ने लगे और तीनों दुश्मनों का पीछा करके उन्हें मारना चाहते थे। हालांकि अगले ही पल तीनों शून्य यात्रियों के चेहरे अचानक बदल गए और वे जल्दी से घूमकर घोंसले की ओर भागे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शैडो 2 और शैडो 4 ने पहले ही बचे हुए शैडो थॉर्न्स के साथ घोंसले पर सफलतापूर्वक हमला कर दिया था और 2 बचे हुए वॉइड वॉकर्स को मौके पर ही मार डाला था। अब केवल 3 शून्य यात्री बचे हैं और उन्हें 12 भयानक शत्रुओं का सामना करना है। डिंग। 3 वॉइड वॉकर्स आपकी सेना से भयभीत हैं और टीम में शामिल होने के इच्छुक हैं। क्या आप सहमत हैं? गू यू एक पल के लिए थोड़ा उलझन में पड़ गया। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उन सभी को एक ही बार में मार दिया जाए या पहले पीछे हट जाए और फिर दूसरा हमला करने से पहले अपनी ताकत जुटा ले। अप्रत्याशित रूप से यह विशाल शून्य वाकर अपने 2 छोटे भाइयों के साथ घुटनों के बल बैठ गया और दया की भीख मांगने लगा। अब गू यू थोड़ी दुविधा में था। उसे यकीन नहीं था कि ये 3 शून्य वॉकर वास्तव में आत्मसमर्पण कर रहे थे या सिर्फ आत्मसमर्पण करने का नाटक कर रहे थे। कुछ समय पहले ही उसने अपने कई साथियों को बहला फुसलाकर मार डाला था। अगर ये कुछ लोग भी उसे अपने इलाके में ले आए और अचानक उस पर हमला कर दिया, तो उसकी मौत बहुत अन्यायपूर्ण होगी। बेहतर है कि उसे सीधे मार दिया जाए। गू यू ने अपने मन में एक निर्णय लिया। आखिरकार प्रत्येक वॉइड वॉकर की लाश एक बड़ी संपत्ति थी। उन्हें जीवित छोड़ना भोजन की बर्बादी होगी और ये लागत प्रभावी नहीं था। उसने गुप्त रूप से यंग यी और अन्य लोगों को सूचित किया कि वे उसके आदेश की प्रतीक्षा करें और फिर उस अवसर का लाभ उठाएं जब शून्य वॉकर प्रतिरोध छोड़ दें और उनमें से 1 या 2 को तुरंत मार डालें। इस समय बड़े नीले मोटे आदमी ने गू यू की आंखों में जानलेवा इरादे को भांप लिया और अचानक उसके शरीर से गहरे नीले रंग की चमक उत्सर्जित करने वाली रोशनी की एक गेंद निकाली। महान मानव नायक, मैं ये एक खजाना आपको देने को तैयार हूँ। कृपया हमें अंदर ले चलो। बड़ा नीला मोटा आदमी वास्तव में बोला, जिसने गू यू को आश्चर्यचकित कर दिया। वह जो भाषा बोलता था वह धरती की भाषा नहीं थी, लेकिन गू यू ने पाया कि वह न केवल इसे समझ सकता है बल्कि बोल भी सकता है। ऐसा लगता था कि इस दुनिया में आने के बाद नियमों ने उसे भाषा की क्षमता दी थी। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और आप यहाँ क्यों हैं? यह पहली बार था कि गू यू एक बात करने वाले शून्य वॉकर से मिला, इसलिए उसने उसके साथ बातचीत करने का फैसला किया। मेरा नाम काबुकिलो है। मैं विशाल शून्य से आया हूँ। मैं अपने लोगों के साथ इस स्थान पर आया क्योंकि मुझे एक राक्षस जादूगर की पुकार महसूस हुई।
कैपुचिलो ने बहुत सरल और ईमानदार दिखते हुए ईमानदारी से उत्तर दिया। दानव जादूगर, वह कौन है? वह कहाँ है? गु यू ने जल्दी से पूछा और उसका पहले से शांत भाव गंभीर हो गया। दानव जादूगर इस दुनिया में एक बहुत शक्तिशाली और दुष्ट पेशा है। वह नहीं चाहता कि एक दिन अचानक बड़ी संख्या में राक्षस उसके शहर के पास आ जाएं। मुझे उसका नाम नहीं पता, मैं केवल इतना जानता हूं कि वह एक हरे रंग की चमड़ी वाला ओर्क है। हमें बुलाने के कुछ समय बाद ही वह अंतरिक्ष की दरार में भाग गया और हमें यहां छोड़ गया। भागो, क्या उसका पीछा किया जा रहा है? हाँ, बुद्धिमान मानव नायक राक्षस जादूगर का पीछा एक सफेद बाघ पर सवार पुजारिन ने किया था। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और अब संभवतः मर चुका है। कैबेजेलो के जवाब से गु यू को राहत मिली। ऐसा लगा कि अब उसके शहर को कोई खतरा नहीं रहेगा। मैंने तुम्हारे बहुत से साथियों को मार डाला, क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? तुम अंत तक क्यों नहीं लड़ते? मुझे ऐसा काय नहीं चाहिए जो लड़ने से डरता हो। गु यू का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह कठोर नजर से कैबेजेलो को घूरने लगा। 50 सेंट का समय पूरा हो चुका था और वह हत्या के लिए तैयार था। वोइड वॉकर कबीले में कोई काय नहीं है। काबुकिलो तुम्हारा अनुसरण करने को तैयार है क्योंकि मैं तुम में हमारे कबीले के सबसे महान नायक कसाडिन की छाया देखता हूं। कैपुचिलो ने जरा भी संकोच नहीं किया तथा उनका ईमानदार स्वर गहरी प्रशंसा से भरा हुआ था। कसाडिन, क्या वह मेरे जितना सुंदर है? गु यू थोड़ा क्रोधित हुआ और इस मोटे नीले आदमी से अपमानित महसूस किया। नहीं, मेरा मतलब है कि आपका स्वभाव लॉर्ड कसाडिन जैसा ही है, बहादुर, बुद्धिमान, रहस्यमय, शक्तिशाली। मेरा मानना है कि आपका अनुसरण करके मैं भविष्य में महान चमत्कार कर सकता हूं। तो बेहतर होगा कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द मार डालूं, अन्यथा अगर भविष्य में कसाडिन मेरा दुश्मन बन गया तो तुम मुझे धोखा दोगे। चूंकि मैं आपका अनुसरण करता हूं, इसलिए मैं आपका सबसे वफादार अधीनस्थ हूं। मैं हमेशा आपके आदेशों का पालन करूंगा और कभी भी आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। कैबुकिलो बहुत थक गया था। क्या उसे अपने जैसे शक्तिशाली अधीनस्थ को भर्ती करने का अवसर खुशी से स्वीकार नहीं करना चाहिए था? ये स्वामी बहुत सतर्क है, इसलिए इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह राक्षस जादूगर की तरह कम उम्र में ही मर जाएगा। ठीक है कैपुचिलो, मैं तुम्हारी निष्ठा स्वीकार करता हूं, लेकिन जब तक तुम अपनी वफादारी साबित नहीं कर देते तब तक तुम्हारे काम प्रतिबंधित रहेंगे। समझे? गु यू को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह नीले मोटे आदमी की मीठी बातों से प्रभावित था और उसे मारने के लिए अनिच्छुक था। इसलिए उन्होंने कैपुचिलो में ही रहकर 2 दिन तक निरीक्षण करने का निर्णय लिया। डिंग, शून्य यात्री काबुकिलो और उसके 2 साथी आधिकारिक रूप से आपकी टीम में शामिल हो गए हैं। सभ्यता की आग को मजबूत किया गया है। डिंग, आपने ब्लैकवुड माउंटेन पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया है। आप दूसरे स्तर की लकड़ी ब्लैकवुड इकट्ठा कर सकते हैं। सभ्यता की आग को मजबूत किया गया है। गु यू दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कैबेजिलो के शामिल होने और लकड़ी की खदान पर कब्जा करने से सभ्यता की आग और मजबूत हो सकती है। सभ्यता की आग को विकसित करने का यह एक अच्छा तरीका था। इसके अलावा ये लकड़ी की खदान वास्तव में दूसरे दर्जे की लकड़ी पैदा करती है। कोई आश्चर्य नहीं कि सुरक्षा बल इतना मजबूत है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में बिखरी हुई आकाश भूमि की गहराई में है। अन्य खिलाड़ियों की तुलना में वह नर्क मोड में शुरू कर रहा है। इस बार हमने वोइड वॉकर के घोंसले को साफ किया और कुल 6 को मार डाला। जब आध्यात्मिक ऊर्जा को शिकार दल के सभी सदस्यों के बीच वितरित किया गया तो प्रत्येक व्यक्ति को बहुत अधिक प्राप्त नहीं हुआ। यंग एयर को छोड़कर, जो पहले से ही ब्लैक आयरन लेवल 5 के शिखर पर थी और उच्चतर स्तर तक उन्नत हो चुकी थी, किसी और ने उन्नयन नहीं किया। ब्लैक आयरन के मध्य स्तर तक पहुंचने के बाद प्रत्येक उन्नयन के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और समय बीतने के साथ उन्नयन अधिक कठिन होता जाता है। इससे गु यू को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन चूंकि कैबेजिलो अब उसका अपना था, इसलिए अनुभव के बदले उसका उपयोग करना मुश्किल होगा। सौभाग्य से इस समय कैबुकिलो ने अपना खजाना, नीली रोशनी वाली गेंद, समय पर पहुंचा दी। डिंग, आपने शून्य वाकर कबीले की सभ्यता की आग का एक टुकड़ा प्राप्त किया है। आप डार्क स्पेस कबीले की सभ्यता की आग में एकीकृत होने का विकल्प चुन सकते हैं, या एक नई सभ्यता की आग को प्रज्वलित कर सकते हैं और पृथ्वी मानव जाति की एक शाखा जाति बना सकते हैं। गु यू इस सूचना से आश्चर्यचकित रह गया। काबुकिलो ने जो खजाना उसे दिया था वह सभ्यता की अग्नि का टुकड़ा निकला, जिससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। इसके बाद जो हुआ वह उसके लिए सचमुच भयावह था। यह एक मान्यता प्राप्त नियम है कि एक व्यक्ति ही सभ्यता की आग को प्रज्वलित कर सकता है तथा एक जाति का निर्माण कर सकता है। वह दूसरी जाति कैसे बना सकता था? सामान्य समझ से परे इस घटना ने गु यू को थोड़ा घबरा दिया और वह भविष्य पर नियंत्रण खोने के बारे में चिंतित था। एक बार जब दुनिया उसकी अनुभूति से भटक जाती है तो वह अनुभव के अनुसार कार्य करने में सक्षम नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप घातक गलतियां हो सकती हैं। कैपुचिलो थोड़ा असहज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खजाना मिलने के बाद वयस्क इतने गंभीर क्यों दिख रहे थे।
क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें ये समझ में नहीं आया कि खजाना कितना कीमती था? काफी देर के बाद गु यू ने शांति से नीली रोशनी वाली गेंद को हटा दिया और कैपुचिलो की ओर सिर हिलाकर मुस्कुराया। कैपुचिलो, मैं आपके द्वारा प्रस्तुत खजाने से बहुत संतुष्ट हूँ। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। मैं अपने वफादार अधीनस्थों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करूंगा। सर, आपकी संतुष्टि ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। कैपुचिलो ने तुरंत अपनी वफादारी व्यक्त की। ये सच है कि एक मोटे आदमी द्वारा चाटा जाना शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत आनंददायक होता है। गु यू ने लकड़ी की खदान की रखवाली के लिए 2 छाया हत्यारों को छोड़ दिया और अपने बाकी आदमियों के साथ वापस लौट आया। ऑपरेशन सफल रहा। वॉर्डवॉकर्स की 6 लाशों के अलावा शैडो 2 ने वॉर्डवॉकर्स के घोंसले से 1000 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल और 20 यूनिट दूसरी स्तरीय लकड़ी भी लूटी। वह वापस जाकर एक विशाल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें अगले कदम के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की भी आवश्यकता है। डार्क स्काई सिटी में लौटने के बाद गु यू तुरंत सभ्यता की आग के टुकड़ों में एकीकृत हो गया। हालांकि वह वास्तव में ये देखना चाहता था कि सभ्यता की दूसरी आग प्रज्वलित होने के बाद क्या परिवर्तन होंगे, लेकिन यह निश्चित रूप से अभी नहीं था। डार्क स्काई सिटी अभी अभी बनी थी और अभी बहुत काम करना था। उसे पहले इसे विकसित करने के लिए संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना था। इसके अलावा बिखरी आकाश भूमि की गहराई पृथ्वी पर मानव जाति के जन्मस्थान के रूप में उपयुक्त नहीं है। यदि नई जाति में स्थानिक आत्मीयता जैसी जन्मजात क्षमताएं नहीं होंगी तो यहाँ शहर बनाना बाधा नहीं बल्कि आपदा होगी। अब उसे अपनी ताकत में तेजी से सुधार करने की जरूरत है और उसके लिए सभ्यता की आग के टुकड़ों को अलग रखना असंभव है। इसलिए डार्क स्काई कबीले की सभ्यता की आग में एकीकृत होना उसका सही विकल्प है। सभ्यता की दूसरी आग क्यों प्रज्वलित हो सकी, इस बारे में गु यू के पास भी कुछ अनुमान थे। शायद समस्या अंधकार के हृदय में है। डार्क नाइट कबीले के इस खजाने में बड़ी मात्रा में स्थानिक शक्ति को अवशोषित करने और उसकी आत्मा के साथ विलय के बाद कुछ अज्ञात परिवर्तन हुए होंगे। या फिर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह बहुत लंबे समय तक अंतरिक्ष में फंसा रहा और उसमें कोई त्रुटि उत्पन्न हो गई। लेकिन जो भी हो, ये परिवर्तन उनके पक्ष में है। इसके अलावा गु यू का मानना था कि यह केवल एक कम संभावना वाली घटना थी और बहुत कम लोग होंगे जिन्हें ऐसा अवसर मिल सकता है। सभ्यता की आग के टुकड़े एकीकृत हो रहे हैं। डिंग, सम्मेलन सफल रहा है। डार्क स्काई कबीले की सभ्यता की आग बहुत मजबूत हो गई है। सभ्यता का स्तर बढ़ा दिया गया है। सभ्यता सूचकांक जोड़ 100 है। गु यू खुश हो गया और उसने जल्दी से सिस्टम पेज खोलकर जांच की। डार्क स्काई कबीला, जनसंख्या 15+3 विदेशी जनसंख्या। सभ्यता कांस्य 3, नस्लीय प्रतिभाएं अंतरिक्ष आत्मीयता अंधकार आत्मीयता। सभ्यता सूचकांक एक छिपी हुई विशेषता प्रतीत होती है और प्रदर्शित नहीं होती है। जातीय समूह पृष्ठ से देखते हुए ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कम बदलाव हुआ है। तीनों बाहरी लोग कैपुकिलो और उसके दोस्त ही होंगे। सिस्टम उन्हें डार्क स्काई कबीले का हिस्सा नहीं मानता। गु यू ने शहर का पेज फिर से खोला और तुरंत पाया कि भवन विकल्पों में परिवर्तन हुए थे। मौजूदा इमारतें शैडो हॉल तारांकन 1, प्रशिक्षण ग्राउंड तारांकन 1, ट्रांसफॉर्मर तारांकन 1, दीवार तारांकन 1, घर 1। दोनों जनजातियों ने बहुत कुशलता से काम किया और एक दिन से भी कम समय में एक घर बना दिया। खैर, प्रयुक्त लकड़ी थोड़ी अधिक थी, इसकी लागत 4 इकाई थी, लेकिन इससे 500 इकाई ऊर्जा क्रिस्टल की बचत हुई। ऐसा लगता है कि मैनुअल निर्माण और सिस्टम निर्माण दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। घरों जैसी इमारतों के लिए जो केवल सस्ते संसाधनों का उपयोग करती हैं, उन्हें मैनुअल रूप से बनाना अधिक लागत प्रभावी है। चूंकि वे वैसे भी स्वतंत्र थे, गु यू ने उनसे बस एक और घर बनाने के लिए कहा। एक साथ 8 नई इमारतें बन गईं। ऊर्जा हॉल, लोहार घर, सराय, बाजार, शहर की दीवार, लकड़हारा, गोदाम और माध्यमिक बैरक। गु यू बहुत खुश था। सुबह जाने से पहले उसने एक खास नजर डाली और पाया कि वहां कोई दूसरी मंजिल वाली बैरक नहीं थी। वह अभी भी इसके बारे में चिंतित था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि सभ्यता की आग के टुकड़ों को एकीकृत करने के बाद ये समस्या हल हो गई थी। स्तर 2 बैरक, डार्क नेस्ट के लिए 2000 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल, 10 यूनिट स्तर 2 लकड़ी तथा 10 यूनिट स्तर 2 पत्थर की आवश्यकता होती है। घास। गु यू उदास था। वहां दूसरे स्तर की लकड़ी तैयार थी, लेकिन कोई दूसरे स्तर का पत्थर नहीं था। इसलिए उन्होंने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोला और दूसरे स्तर के पत्थरों का एक बैच खरीदने की योजना बनाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सभी व्यापारिक जानकारी की खोज करने के बाद मुझे पता चला कि कोई भी दूसरे स्तर का पत्थर नहीं बेच रहा था, यहां तक कि दूसरे स्तर की लकड़ी भी नहीं। गु यू ने इसके बारे में सोचा और ट्रेडिंग चैनल पर एक ऑर्डर दिया, जिसमें दूसरे स्तर के पत्थर के लिए दूसरे स्तर की लकड़ी की 10 इकाइयों का आदान प्रदान किया गया। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई एक्सचेंज करने नहीं आया, लेकिन कमेंट करने वाले बहुत लोग थे। क्या मैं कुछ गड़बड़ देख रहा हूं? किसी ने वास्तव में दूसरे स्तर की लकड़ी एकत्र की है। ये बहुत अच्छी किस्मत है। ब्लैक आयरन के प्रथम स्तर का मूनलाइट रैबिट मेरा पीछा कर रहा था और मैं चुपचाप तैरता हुआ चला गया। ये फिर से गु यू है।
कल उसने ब्लैक आयरन लेवल 6 वोइड वॉकर लाश बेची थी और आज वह इसे लेवल 2 पत्थर के बदले में बदल रहा है। कितना प्रतिभाशाली आदमी है। ये लेवल 2 का सैनिक बनने जा रहा है। मास्टर, कृपया मेरा घुटना स्वीकार करें। भाइयों, मैं आपके लिए एक बच्चे को जन्म देने को तैयार हूं। मैं आपसे केवल मुझे बचाने के लिए कहती हूं। अल्पविराम। हताशा में गुयू को क्रमशः युद्ध देवता मंदिर और दानव ब्लेड को निजी संदेश भेजना पड़ा, जिसमें पूछा गया कि क्या उनके पास कोई दूसरे स्तर का पत्थर है। युद्ध के राजा वांग डोंग ने तुरंत जवाब दिया कि उसके पास कोई दूसरे स्तर का पत्थर नहीं है, लेकिन वह उच्च कीमत पर दूसरे स्तर की लकड़ी खरीदने के लिए तैयार है, और गुयू से पूछा कि क्या वह इसे बेचना चाहता है। डायमंड ब्लेड के अंतिम संपर्क झोउसू ने कहा कि उसके पास दूसरे स्तर का पत्थर है, लेकिन वह चाहता था कि गुयू इसे दूसरे स्तर की लकड़ी की 20 इकाइयों के साथ बदल दे। गुयू इतना गुस्से में था कि उसने झोउसू के परिवार की महिलाओं को नमस्ते तक नहीं कहा। वे स्थिति का फायदा उठा रही थीं। यदि वह वास्तव में रियायतें देने के लिए सहमत हो जाता है, तो भविष्य में जब वह फिर से डायमंड ब्लेड के साथ व्यापार करेगा तो संभवतः उसे हर जगह दबा दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे स्तर की लकड़ी की सभी 20 इकाइयों को पत्थर से बदल दिया गया था। उसके पास कोई लकड़ी नहीं बची थी, इसलिए वह अभी भी अंधेरे घोंसले का निर्माण नहीं कर सका। अचानक गुयू को एक नई बनी इमारत याद आ गई। बाजार, आप दोस्ताना प्रतिष्ठा या उससे ऊपर की सभी जातियों के साथ व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए 1000 यूनिट ऊर्जा क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। गुयू को यकीन नहीं था कि बाजार इस समय उनकी मदद कर सकता है या नहीं, लेकिन उनके पास पर्याप्त ऊर्जा क्रिस्टल थे, इसलिए उन्होंने निर्णायक रूप से निर्माण करने का फैसला किया। जल्द ही खुली जगह पर 2 मीटर ऊंची एक चौकोर इमारत दिखाई दी। गुयू अंदर गया और उसने पाया कि यह तथाकथित बाजार एक छोटे टेलीपोर्टेशन सरणी जैसा था। जब उन्होंने बाजार के कार्य को समझा, हाँ, ये वास्तव में एक टेलीपोर्टेशन सरणी थी। बाजार के निर्माण के बाद उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एक अतिरिक्त बाजार विकल्प उपलब्ध हो गया, जहां वे मैत्रीपूर्ण जातियों के साथ व्यापार कर सकते थे। व्यापार की जाने वाली वस्तुओं को बाजार में एक छोटे टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से भेजा और प्राप्त किया जाता है। बेशक प्रत्येक संचरण में अतिरिक्त ऊर्जा क्रिस्टल की खपत होती है, जो आमतौर पर कीमती सामग्री नहीं होती है और बाजार के माध्यम से व्यापार के लायक नहीं होती है। इसके अलावा गुयू ने सिस्टम से ये भी सीखा कि खिलाड़ियों के वर्तमान लेनदेन निःशुल्क थे, लेकिन इसे जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा और सभी लंबी दूरी के लेनदेन को टेलीपोर्टेशन सरणी से गुजरना होगा। खैर, नौसिखिया अवधि के लाभों का आनंद लेने के लिए अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। वास्तव में जब गुयू ने बाजार का निर्माण किया तो उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह एक नई जाति थी, केवल 2 दिन पुरानी, और कोई भी उसे बिल्कुल नहीं जानता था, इसलिए मैत्रीपूर्ण दौड़ कहां से आएगी। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब उन्होंने बाजार का ट्रेडिंग पेज खोला तो वास्तव में उन्हें एक दोस्ताना दौड़ देखने को मिली। अंधेरी रात का बीला। इस समय गुयू भावुक हो गया। डार्क नाइट किंग एक अच्छा आदमी है। उसने स्थिति का लाभ उठाया और डार्क नाइट का दिल छीन लिया, लेकिन न केवल दूसरे पक्ष ने उसके खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं रखी, बल्कि उसके साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार भी किया। ये कितना उदार मन है। यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचे तो यह अप्रत्याशित भी है और उचित भी। गुयू ने जो हॉट ऑफ डार्क नाइट छीना था वह खेल से था, वास्तविक दुनिया से नहीं। डार्क नाइट किंग का उससे कोई संबंध नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके बीच कोई नफरत नहीं थी। डार्क स्काई कबीला हॉट ऑफ डार्क नाइट से परिवर्तित एक नई जाति है। सख्ती से कहें तो ये डार्क नाइट कबीले की एक शाखा है। इस गणना के अनुसार डार्क नाइट कबीला और डार्क स्काई कबीला सभी एक परिवार है, इसलिए निश्चित रूप से उनका रिश्ता मैत्रीपूर्ण है। इसकी पुष्टि करने के लिए गुयू ने तुरंत राजनयिक पृष्ठ की जांच की। ये सच है कि उन्होंने पहले भी इस विशेषता को नजरअंदाज किया था। जब तक आप इसे नहीं देखेंगे आपको इसका पता नहीं चलेगा। ये चौंकाने वाला है। मैंने राजनयिक पृष्ठ पर दर्ज सूचनाओं की एक लंबी श्रृंखला देखी। मैत्रीपूर्ण दौड़, नाइट एल्फ, शत्रुतापूर्ण जातियां, टॉरेन, ट्रॉल्स, नागा, दानव, रक्त एल्वेस। गुयू रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। एक बुरा साथी क्या होता है, यही है। तो दोस्तों, ये नोवेल कैसी थी कमेंट में बताना, और मेरे UPI ID पर सपोर्ट दिखाओ कुछ डोनेट करके।